मेरे ख्याल से ये वाली जो बर्नियाँ हैं, ये आप सब लोगों ने देखी तो होगी अपने जीवन में। मैंने भी देखी है बचपन में, हमारे घर में भी मम्मी वो अचार वचार बनाती थी इसमें। हेलो। अब आप सब लोग सोचोगे कि आप लोग तो वेल एजुकेटेड वर्किंग वूमेन हो, आप लोग ऐसी बर्नियों में पैसा थोड़ी रखते हो, है ना? लेकिन आप लोग भी रखते हो। मैं अभी थोड़ी देर में अगली स्लाइड्स में दिखाऊंगा आपको कि आप लोग कौन सी बर्नियों में पैसा रखते हो। प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले ये एक बिल गेट्स साहब है, इन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही है जो मैं अपने हर सेशन में रखता हूँ। अगर आप गरीबी में पैदा हुए हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर मृत्यु भी गरीबी में होती है तो ये आपकी गलती है। आपको सजग रहना पड़ेगा। ये ना हम सब लोगों का जीवन चक्र है, लाइफ साइकिल है। हेलो सर, ये एक लाइफ साइकिल है हम सब लोगों की। जन्म से लेकर 21-22 तारीख साल तक हम लोगों की बर्थ और एजुकेशन इन सब चीज़ों में चले जाते हैं। इस ड्यूरेशन में ना हम लोगों के ऊपर किसी तरह की लाइबिलिटीज, कोई जिम्मेदारियां नहीं रहती है, और एक अदृश्य ईश्वर भी हमारे साथ रहता है जो कि हमारे माँ बाप रहते हैं। सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर रहती है। उसके बाद जो 22 साल के बाद जो लाइफ चालू होती है, ये जो 38 ईयर्स है, ये कमाने में, अर्निंग में, इन सालों में सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी की लगभग होती है। शादी, फाइनेंशियल प्लानिंग, कार, बंगला, बीवी, बच्चे, सब इन सब 38 सालों में ये सारे काम होते हैं। और इन 38 सालों में ही हमको अपनी लाइफ के सारे बेस्ट डिसीजन लेने होते हैं, ताकि हम आगे के जो एज है 25-30 साल है, उसको हम आराम से निकाल पाए। ये एक ह्यूमन लाइफ साइकिल है। हम सब लोग सेव करते हैं। एक बात बता रहा हूँ मैं, हम लोग इंडियंस सेविंग में सबसे आगे हैं पूरे वर्ल्ड में। पैसा बचाना हम लोगों की खूबी है। जहाँ जितना पैसा बचा पाए बचाते हैं। सब्जी वाले से भी मोल भाव करके पैसा जरूर बचाते हैं, लेकिन उसको रखते कहाँ पर है और सेविंग क्यों करते हैं, मैं वो बता रहा हूँ आपको। ये सारी चीज़ें हम लोगों की लाइफ के गोल्स है। सब लोगों के होते हैं, कुछ डिफरेंस भी हो सकते हैं। ड्रीम कार, ड्रीम होम, फॉरेन वेकेशन, बच्चों की शादी, मैरिज, बच्चों के हायर एजुकेशन, रिटायरमेंट, ये सारे गोल्स होते हैं। और इन गोल्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग सेविंग्स करते हैं, पैसे बचाते हैं। लेकिन इन सब गोल्स को, इन सब हमारी सेविंग्स को ना एक अदृश्य राक्षस खाता है। मैं आपको बता रहा हूं वो अदृश्य राक्षस ये है, इन्फ्लेशन, महंगाई। ये एक सही में डेविल है, एक राक्षस है। भारत गवर्नमेंट कहती है जो हम 6 से 7% साल का इन्फ्लेशन का रेट है। 6 से 7% हर साल महंगाई बढ़ती है। यानी आज जो चीज़ आप 100 रुपये में खरीद सकते हो, अगले साल उसके लिए कम से कम 106 रुपये चाहिए। ये गवर्नमेंट का रेट है। और ये दिखाने के लिए मैंने ये एक चार्ट भी दिखा रहा हूँ आपको। आज से 20 साल पहले जो चीज़ आप 10 रुपये किलो खरीदते थे, उसको आज 50 रुपये किलो में खरीदते हो। जो ऑयल आप 70 रुपये में खरीदते थे, वो 150 में खरीदते हो। ये जरूरी बेसिक चीज़ें हैं। जो सिलेंडर आप, गैस सिलेंडर 250 रुपये का, वो आज 800-900 रुपये का आता है। ये बेसिक जरूरी चीज़ें हैं। और ये बेसिक महंगाई रेट है 6 से 7%। लेकिन इसके अलावा एक और महंगाई है, लग्जरी महंगाई। इन सारी चीज़ों को भी आप ध्यान में रखेंगे। 1985 में अगर आप किसी अच्छे थिएटर में पिक्चर देखने जाते थे, मूवी देखते थे, तो उसका बालकनी का टिकट था 15 रुपये। राइट नाउ 180 रुपये से स्टार्ट होता है। बाकी वो डिपेंड करता है कौन से मॉल में जा रहे हो, कौन से सिनेप्लेक्स में जा रहे हैं। और इसमें अभी मैंने वो पॉपकॉर्न का खर्चा नहीं जोड़ा है। अगर आप 1985 में किसी अच्छे होटल में खाना खाते थे, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाते थे, तो एक जने का लगभग 100 रुपये बिल आता था अच्छे लग्जरी होटल में। राइट नाउ वो 1500 रुपये हो चुका है। वो भी डिपेंड करता है होटल के ऊपर। ये 12% से महंगाई बढ़ रही है। बेसिक महंगाई 6-7% से बढ़ रही है, ये 12% से बढ़ रही है। ये मेरे पास कुछ बिल्स भी मैंने संभाल के रखे हुए हैं। आप बिलीव करोगे, ये आप सब लोगों ने, आई थिंक बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर,
1985 में अगर कोई 2 लोग होटल में खाना खाया है, उसका बिल है 26 रुपये 30 पैसे, और ये 10 लीटर पेट्रोल का बिल है 10 रुपये 100 रुपये, सॉरी 10 रुपये 3 पैसे पेट्रोल का लीटर का रेट है, 100 रुपये का रेट, अभी 1 लीटर भी नहीं आता है। ये महंगाई, ये मेरे बताने का मतलब ये है, मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, महंगाई सारी चीज़ें मिला जुला कर 12% से बढ़ रही है। और ये कुछ लग्जरीज हुआ करती थी पहले, जो अब नेसेसरी बन चुकी है। ये सारी चीज़ें सबको कंपलसरी है, फॉरेन ट्रिप, स्मार्टफोन सबके हाथ में है। कभी टेलीफोन भी लग्जरी हुआ करता था, 20 साल पहले 30 साल पहले किसी के घर में हुआ करता था। ये सारी चीज़ें लग्जरी अब नेसेसरी बन चुकी है। अब मैं आ रहा हूं आपके, मैंने आपको कहा था ना आप बरनी में पैसे रखते हो, ये सबसे बड़ी बरनी है, एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट्स। 140 लाख करोड़ रुपए इंडियंस के फिक्स्ड डिपॉजिट्स में पड़े हुए हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट्स का आज का जो इंटरेस्ट रेट है 5.5% लगभग। आप लोग जो जिस टैक्स स्लैब में आते हो 30%, 30% का टैक्स स्लैब है, हर साल आप टीडीएस के रूप में देते हो। एफडी पर जो भी इंटरेस्ट कमाते हो 30% देते हो। गवर्नमेंट का जो इन्फ्लेशन का रेट है वो 7% है। टैक्स देने के बाद आपको जो हाथ में मिलता है वो 3.8% है। यानी हर साल एफडी में पैसा रख के आप अपना पैसा 3.15% माइनस कर रहे हो, नेगेटिव रिटर्न। 7% से गवर्नमेंट बोल रही है महंगाई बढ़ रही है, 12% से आप बढ़ा रहे हो लग्जरी यूज करके, और रिटर्न ले रहे हो -3%। ये एफडी की सच्चाई है। और एक दूसरी जो सबसे बड़ी बढ़नी है वो ये है, पीपीएफ, पीएफ, ईपीएफ, जीपीएफ, कुछ भी बोल सकते हैं, बट इसमें यह है कि आप इसमें 15 साल तक वेट करते हो अपना पैसा रखकर, और ये लगभग एक हैंडसम 8% के आसपास रिटर्न दे देता है। उसमें फिर महंगाई माइनस कर देंगे तो कुछ नहीं बचेगा। ये एक दूसरी बड़ी बढ़नी है। पहली बढ़नी है आप लोगों के लिए एफडी और पीपीएफ। तो अब क्या करना चाहिए, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन अगर मैं कहूंगा इक्विटी, शेयर्स, तो वो तो रिस्की है। मैंने आपको वीडियो भी दिखाया, उसमें भी लास्ट में बताया म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो रिस्की है, रिस्क में तो रखेंगे नहीं ना। आप में से कितने लोग हैं अब बताएं मुझे जिनका डीमेट अकाउंट हो या जिन्होंने इक्विटी में कभी इन्वेस्टमेंट किया हो शेयर मार्केट में, प्लीज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप लोग नॉन हो इक्विटी के लिए, ठीक है ना। इक्विटी रिस्की है, लेकिन उन लोगों के लिए रिस्की है जो इसको शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं। पीपीएफ में आप अपना पैसा 15 साल के लिए डालते हो, एफडी आप रिन्यू के ऊपर रिन्यू कराते जाते हो 5 साल, फिर ऑटोमेटिक रिन्यू होती जाती है, आपको जरूरत नहीं है पैसे की उस चीज की, रिन्यू के ऊपर रिन्यू होती जाती है ना। इक्विटी रिस्की है, लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसे चार्ट्स दिखाऊंगा, कुछ ऐसे लॉन्ग टर्म के तथ्य दिखाऊंगा। मैं सच बता रहा हूँ, आप लोग यानी कि उसको देखते रह जाओगे। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इक्विटी के रिटर्न्स और चार्ट। ये देखिए 1979 में ना इंडिया में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था सेंसेक्स। सेंसेक्स इंडेक्स है इक्विटी मार्केट का इंडिया का, ठीक है ना। और वो 91 में अराउंड वो 100 पॉइंट से स्टार्ट हुआ था, 100 बेसिक पॉइंट से। 91 में आते आते वो 1000 बेसिक पॉइंट्स का हो गया, और उसके बाद उसकी ये जर्नी रही है। इस बीच में ना ये अभी तक की 2021 तक की जर्नी है। इस बीच में ना इंडिया में न जाने कितनी खराब चीजें हो गई। मैं अच्छी चीजों की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ खराब चीजों की बात कर रहा हूँ, वो सारी यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है ना। क्राइसिस हो गए, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए, ऑन ड्यूटी प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई राजीव गांधी जी की, बहुत बार सरकारें बदल गई, 10-10 दिन के लिए सरकार बनती थी गिरती थी। इंडिया पाकिस्तान का 99 में युद्ध हो गया। ये सारी खराब चीज, हर्षद मेहता कांड, केतन पारेख, आईटी बबल्स, ये सारी चीजें होने के बाद भी 2021 में सेंसेक्स ने 60,000 टच कर दिया। अगर मैं परसेंटेज की बात करूंगा, इट्स बिकम 14% एनुअलाइज रिटर्न,
14% एनुअलाइज कंपाउंडेड रिटर्न ये सेंसेक्स ने पिछले 40 सालों में दिया है। ये उसका चार्ट है और ये पूरा कंपैरिजन के साथ चार्ट है। ये चार्ट आप लोगों को जो मैंने फोल्डर्स दिए हैं उसमें भी है, आप देख सकते हो। ये 1981 से 2020 तक आपका इन्फ्लेशन का रेट क्या रहा है, अराउंड 6.52। आपका गोल्ड वैल्यू, जो आप महिलाओं का सबसे फेवरेट चीज़ है, जो गोल्ड की वैल्यू रही है, यानी गोल्ड में अगर हर साल आपने गोल्ड में पैसा लगाया है तो आपने जो रिटर्न कमाया है इट्स 8.48%। सिल्वर ने भी 6.92% का रिटर्न दिया है। आपकी एफडी, इंडियंस की फेवरेट, जो एवरेज, कभी एफडी 12-14% की भी चलती थी, आज 5.5% की हो चुकी है। एवरेज रिटर्न है 8.62% का एफडी का। पीपीएफ एवरेज रिटर्न 9.41% का। कभी पीपीएफ भी 12% रिटर्न दिया करता था, अभी 8% है, एवरेज 9.1। सेंसेक्स का ईयर वाइज रिटर्न ये दिया हुआ है, एवरेज एनुअलाइज 13.71%। लेकिन तभी भी इक्विटी रिस्की है, लोग पैसा नहीं लगाते। इस पर बिलीव करना पड़ेगा आपको। अगर स्टार्टिंग में सेंसेक्स स्टार्ट हुआ 79 में, किसी ने सिर्फ 1 लाख रुपया लगाया था, राइट नाउ 3.9 CR, ये 2019 तक का है। अभी की सेंसेक्स राइट नाउ 5.5 CR। 1 लाख के 5.5 करोड़ बन चुके हैं अगर आपने सेंसेक्स में 1 लाख रुपया लगाया था स्टार्टिंग में। मैं कुछ और ऐसे तथ्य दिखाऊंगा आपको, बस व्यू लॉन्ग टर्म रखना है। ये देखिए, ये चार्ट ना आप लोगों के उसमें है, फाइल में है, आप प्लीज उसको ओपन कीजिए। ये आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड का एक कंपैरिजन है, 2 पेज का चार्ट होगा, देखिए आप प्लीज निकालिए इसको। मेरे ख्याल से इस चीज से आप लोगों की आंखें खुल जाएगी। म्यूचुअल फंड में ना एक स्कीम आती है ELSS, उसको टैक्स प्लान बोलते हैं, ELSS भी बोलते हैं, कई लोगों को पता होगा, जिसमें ATC का टैक्स बेनिफिट मिलता है और 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। आप लोग PPF में भी इसलिए पैसे डालते हो कि टैक्स बेनिफिट मिलता है ATC का। तो एक ये कंपैरिजन किया हुआ है, 96 में एक ये फंड आया था, आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 96 फंड, ELSS स्कीम है ये। उस समय जो ATC की लिमिट हुआ करती थी वो 70,000 हुआ करती थी, अभी 1.5 लाख रुपए है, उस समय 70,000 हुआ करती थी। समझ लो उस समय से किसी बंदे ने 70,000 रुपए पर हर साल टैक्स रिलीफ फंड में डाले और 70,000 रुपए ELSS इस वाली स्कीम में भी डाले। उसने 96 से लेकर 70,000 रुपए डाले 2012 तक, फिर 2013 से ये लिमिट 70,000 से बढ़कर 1 लाख हो गई, तो उसने 1 लाख रुपए डालना चालू कर दिया ELSS में और 1 लाख रुपए PPF में भी। और फिर ये 2015 में वैल्यू 1.5 लाख रुपए हो गई लिमिट, फिर 1.5 लाख रुपए डालते गए 2021 तक। हर साल उसने जितना पैसा PPF में डाला उतना ही पैसा इस स्कीम में भी डाला, टैक्स रिलीफ 96 फंड में। मैंने ये स्कीम सिर्फ कंपैरिजन के लिए दिखाई है। उसने ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट किया 24,40,000 रुपए, 96 से लेकर 21 तक 24,40,000 रुपए टोटल इन्वेस्टमेंट किया। जो PPF से उसको रिटर्न मिले इट्स बिकम 67.16 लाख, 24 लाख के 67 लाख रुपए हो गए। मोर देन हैप्पी, बहुत अच्छे रिटर्न आ गए, ठीक है। लेकिन जो ELSS स्कीम है उसके रिटर्न है 4.71 CR, 4 करोड़ 71 लाख रुपए। यू कैन बिलीव इट। ये चार्ट मैंने नहीं बनाया है, आप गूगल भी कर सकते हो, आपके हाथ में चार्ट है। जो PPF ने 67 लाख किया उसने 4 करोड़ 71 लाख कर दिया। पावर ऑफ इक्विटी, इक्विटी में पैसे लगते हैं। ये एक चार्ट है, कई लोग, जो मैं वही बार रिस्क के ऊपर बात कर रहा हूं, भाई रिस्की है, सेंसेक्स रिस्की है, इक्विटी रिस्की है, तो क्या रिस्की है मैं बता रहा हूं मैं आपको। ये पिछले 42 साल का सेंसेक्स का चार्ट है। 42 ईयर में 29 ईयर ऐसे हैं जिसमें सेंसेक्स पॉजिटिव रहा है, मार्केट प्लस रहा है, और सिर्फ 13 साल ऐसे हैं जिसमें मार्केट नेगेटिव रहा है। लेकिन आप अगर ये देखेंगे ना
जैसे देखिए पहले साल 79 से 80 में 100 का एक 129 हो गया, 29% रिटर्न आ गया। 83 में अगर ये 3% गिरा तो 84 में 16% बढ़ गया। 87, 88 में ये 11% और 22% गिरा तो 89 में 79% प्लस हो गया। अगर ये 93 में 47% गिरा तो अगले साल 66% गिर गया। 2008 में सबसे बड़ी गिरावट आई थी, 38% माइनस हुआ है, अगले साल 81% बढ़ गया। जिस भी साल सेंसेक्स गिरा है उसके अगले साल या 2 साल बाद आउट परफॉर्म किया है। हर गिरावट पैसा लगाने की अपॉर्चुनिटी होती है। और म्यूचुअल फंड या आप डायरेक्ट स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म में, कभी भी सेंसेक्स ने या किसी भी इक्विटी फंड में 5 साल में नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है। अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्टेड कभी भी रहे हो किसी भी स्कीम में, म्यूचुअल फंड की या इक्विटी के भी, तो आपको नेगेटिव रिटर्न नहीं आया है। ये क्वालिटी है, बस आपको शॉर्ट टर्म से बचना है। ये देखिए, और आप ना इक्विटी कितना भी रिस्की हो, आप सारा दिन इक्विटी से घिरे हुए हो। आप पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक जो प्रोडक्ट यूज करते हो वो सब इक्विटी है। बस आप प्रोडक्ट खरीदते हो, इक्विटी नहीं खरीदते हो। सुबह 7 बजे जब आप उठते हो ना, कोलगेट से पेस्ट करते हो। 2000 में कोलगेट का स्टॉक प्राइस था 180 रुपए, 2015 में 2048 रुपए हो गया। 1138% का रिटर्न दिया है। लेकिन आपने कभी सोचा नहीं, आपने पेस्ट तो बराबर किया कोलगेट का, बट ये नहीं सोचा कि वो कमा रहा है तो हम भी कमा ले। ऐसे ही आप चाय काफ़ी पीते हो, टाटा कॉफ़ी जो 88 रुपीज़ का था, 9 रुपीज़ का था, वो 88 का हो गया। ठीक है, मारुति की गाड़ी से ऑफिस जाते हो, 212 रुपए का 997 हो गया, आज उससे भी ज़्यादा है, 471% का रिटर्न। आईटी यूज़ करते हो, इन्फोसिस का स्टॉक 212 रुपए का था, 997 रुपए का हो गया। बैंकिंग यूज़ करते हो, कोटक बैंक का स्टॉक 15 रुपए का था, 1400 रुपए का हो गया। ठीक है ना। जो भी आप पूरे दिन में पेंट लगाते हो, जो भी चीज़ें, पेडीलाइट यूज़ करते हो 20 रुपए का 5500 रुपए हो गया। बैटरीज यूज़ करते हो, एक्साइड का स्टॉक 6 रुपए से 150 रुपए हो गया। रात को एसी चला के सोते हो, ब्लू स्टार का स्टॉक 9 रुपीज़ से 328 हो गया। 3600% का रिटर्न। कहने का मतलब आप पूरा दिन इक्विटी से घिरे हुए हो, सारे अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट यूज करते हो, लेकिन आप उसकी इक्विटी नहीं खरीदना चाहते हो क्योंकि इक्विटी रिस्की है। कोई मेरे को इक्विटी का मीनिंग बताएगा क्या होता है प्लीज? और हम लोग सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं, कोई इक्विटी का मतलब क्या होता है? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई इक्विटी को हिंदी में क्या बोलेंगे? मैं एक्चुअली क्या है, एमपी से आता हूं, हमारे यहाँ मातृभाषा का यूज बहुत अच्छा होता है। इक्विटी का हिंदी मीनिंग है समानता। ठीक है ना, इक्वलिटी, समानता एक तरह से। ठीक है ना। आपके पास अगर किसी भी कंपनी की इक्विटी है ना, किसी भी कंपनी का एक शेयर भी हो ना, तो आप उसके समांतर हो। मेरे पास अगर रिलायंस इंडस्ट्री का एक शेयर है सिर्फ, तो मैं मुकेश अंबानी से 0.00001% की समानता रखता हूं। एनएचपीसी का अगर एक स्टॉक है मेरे पास, तो मैं एनएचपीसी के प्रॉफिट में समानता रखता हूं। इस तरह से किसी का भी अगर मेरे पास इक्विटी है, इक्विटी यानी आप समानता रखते हो किसी से भी। ठीक है ना। आप खुद बिजनेस नहीं कर रहे हो, लेकिन किसी के बिजनेस में निवेश करके आप उसके बिजनेस का प्रॉफिट आप भी कमा रहे हो। ये इक्विटी है। तो हमको बस, हो सकता है बहुत अच्छे तरह से किसी ने बताया ना हो इक्विटी के बारे में, इक्विटी से दूर नहीं भागना है कभी भी, क्योंकि पैसे जो बनेंगे ना वो इक्विटी में बनेंगे। मैं और भी बहुत सारे चार्ट दिखाने वाला हूं आपको। ये देखिए, ये पीटर लेंज साहब है, इनका एक स्टेटमेंट है। ये दुनिया के सबसे अमीर लोगों में आते हैं और बहुत ज़्यादा बचपन से इक्विटी में निवेश करते हैं। तो बस वही है, लॉन्ग टर्म की कहानी है। तीसरे, चौथे, 5वें साल से रिटर्न आने चालू होते हैं, और वो रिटर्न ऐसे होते हैं कि फिर आप कभी उनसे निकलते नहीं। ये देखिए, मैं आपको जो हमारी इंडिया की अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, जिनसे आप किसी ना किसी तरीके से रोज जुड़े हुए हो, लेकिन आपने कभी उनकी इक्विटी नहीं ली, और इक्विटी के रिटर्न्स देखिए। ये 10,000 रुपए अगर आप इन कंपनियों में कभी लगाए थे, इनके लॉन्च के टाइम में 1985 में, 1991 में, एमआरएफ में अगर आपने 10,000 रुपए लगाया था तो इस बिकम 1.1 CR। बोश में अगर आपने 10,000 लगाया था 85 में, तो इस पर 1.2 CR। अमरा राजा बैटरीज में अगर आपने 10,000 लगाया 91 में, तो 1.25 CR।
डॉक्टर रेड्डीज, आप दवाइयाँ तो रोज खाते हो, 10,000 रुपये लगाए थे तो इस 10 CR। विप्रो 10,000 के 400 करोड़ प्लस। ये सिर्फ, और ये सारी चीज़ें आप यूज़ करते हो। ब्रिटानिया के बिस्किट आप खाते हो, लेकिन आपने 10,000 रुपये शेयर में लगा दिए तो वो 1 करोड़ रुपये बन जाते हैं। मैं और चीज़ें दिखाता हूँ आपको। ये ओनली विप्रो, जी प्लीज़। ये वाला, हाँ ये भी 2020 एंड, ये 2020 उन्होंने बताया ग्रीन में एंड हुआ है, ठीक है ना। और ये 2020 का चार्ट बना हुआ है एक्चुअली, और 2021 भी एवन बेटर बता रहे हैं वो उसके लिए, है ना। ये उसमें उन्होंने 2008, 2009, 2010 के ऐसे चार्ट दिए हुए हैं अलग अलग रेट के उसके। हाँ देखिए ना, होता है ना मैडम, माइनस भी होता है ना। -52 हुआ है, अगले साल 79 प्लस हो गया, फिर 17, फिर -25 हुआ है, अगले साल 25 प्लस, फिर 8% 29 प्लस, फिर 2015 में -4 हुआ है। माइनस प्लस तो होगा ना मैडम। मैं अगर आपको लिख के देना चालू कर दूं ना कि 10% रिटर्न आएगा, 8%, 15% रिटर्न आएगा, तो फिर तो लाइन लग जाएगी, और वो पॉसिबल नहीं है। इक्विटी में मैडम ऊपर नीचे, मैंने सेंसेक्स भी दिखाया ना, 42 साल में से 29 प्लस रहा है, 13 बार नेगेटिव रहा है, लेकिन 5 साल में कभी नेगेटिव नहीं रहा है। और मैं आपको यही चीज अभी आगे भी वही चीज बताऊंगा कि हमको शॉर्ट टर्म के लिए इक्विटी में निवेश कभी भी नहीं करना है। अगर आप बोलोगे मुझे 6 महीने के लिए पैसा लगाना है, 2 साल के लिए पैसा लगाना है, तो भी मैं आपको इक्विटी सजेस्ट नहीं करूंगा। वो मैं आपको आगे की चार्ट में बताता हूं, आप 10 मिनट सब्र कीजिए। वो हो गया ना मैडम, आप एफडी पर 30% टैक्स देते हो, इस पर 10% ही है अभी भी, ठीक है ना। मैं आपको आगे के चार्ट में बता रहा हूं, आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है और कैसे लगाना है, प्लीज। ये मैं विप्रो की बात कर रहा था। विप्रो एक ऐसा स्टॉक है इंडिया का, बता रहा हूं मैं आपको, किसी ने सिर्फ 100 रुपए का एक शेयर लॉन्च हुआ था इसके आईपीओ में 1980 में। हाँ, बहुत नॉन कंपनी है, हम सब लोग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, लेकिन 1980 में कोई विप्रो का शेयर नहीं खरीदना चाह रहा था, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि 2020 में क्या होने वाला है। लेकिन अगर कोई बिलीव करके खरीदता है, 1980 में किसी ने 100 रुपए का एक शेयर लिया तो 85 में वो 4 शेयर हो गए, बोनस मिलकर 80 हो गए, 320 हो गए। राइट नाउ 2020 में बोनस मिल के वो 1,92,000 स्टॉक्स हो गए, जिसकी करंट वैल्यू है 8 करोड़ 90 लाख 100 रुपए की, और 2,56,000 डिविडेंड भी आ चुका है। ये पावर ऑफ इक्विटी है, बस लॉन्ग टर्म में ही मिलेगा, शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होता है। मैं बार बार वही चीज बता रहा हूं, मैंने और बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे मारुति की गाड़ी हम लोग शौक से चलाते हैं, लेकिन कोई अगर समझ लो 2009 में किसी ने मारुति स्विफ्ट गाड़ी खरीदी 6 लाख रुपए की, और साथ में अगर 6 लाख रुपए के मारुति के स्टॉक्स भी खरीद लेता, तो वो 2015 में मर्सिडीज खरीद सकता था। हम लोग यूज सारी चीजें करते हैं, बट उसके इक्विटी में, स्टॉक्स में बिलीव नहीं करते। ये आइशर मोटर्स है, इसकी बुलेट गाड़ी बहुत चलती है, 1.5-2 लाख रुपए की बाइक आती है। 2001 में किसी ने 2 लाख रुपए की बाइक खरीदी और साथ में स्टॉक्स भी खरीद लिए, तो वो रॉल्स रॉयल्स खरीद सकता था 2015 में। इतना पैसा बनता है उसमें। ये डेली कंजम्पशंस की चीज़ें हैं जो हम रोज यूज़ करते हैं। दवाइयाँ, सन फार्मा, गोदरेज, मैरिको, आईटीसी, ये सारी कंपनियों के प्रोडक्ट हम रोज यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपने स्टॉक्स भी खरीदे होते तो सन फार्मा 114 गुना रिटर्न दे चुका है, गोदरेज 90 टाइम्स हो चुका है, मैरिको 66 टाइम, आईटीसी 90 टाइम। ये 2000 से 2015 तक का चार्ट है। 15 साल में 100 गुना रिटर्न दिए हैं इन स्टॉक्स में। ये पावर ऑफ इक्विटी है। अब आपका आंसर ये है, मैडम स्टॉक कैसे चूज करना है, किस में इन्वेस्टमेंट करना है, उसका आंसर ये है, आपको कुछ नहीं करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। आप अपने काम में एक्सपर्ट हो, समझ लो आप एक आईटी इंजीनियर हो तो आप आईटी में एक्सपर्ट हो, आप सिविल इंजीनियर हो तो सिविल में एक्सपर्ट हो, आप फाइनेंस में हो तो उसमें एक्सपर्ट हो। इक्विटी के एक्सपर्ट आप नहीं हो, मैं भी नहीं हूं। उसका एक्सपर्ट कौन है? जो म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर है। म्यूचुअल फंड ना ब्रिलियंट लोगों को एज अ फंड मैनेजर हायर करते हैं।
जो IIM IIT पास आउट होते हैं, 15-15 20-20 साल का जिनका एक्सपीरियंस होता है, जिनका 24 आवर यही काम रहता है, वो इक्विटी मार्केट में है, क्या खरीदना है क्या बेचना है। तो आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। छोटे से छोटा 1000 रुपए से इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो, कितने भी लाखों करोड़ों का कर सकते हो, म्यूचुअल फंड के थ्रू कर सकते हो। कैसे काम करता है म्यूचुअल फंड, कैसे काम करता है वही बता रहा हूँ आपको। ये देखिए जो चीज मैं आपको बता रहा था, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, डाइवर्सिफिकेशन। आप 1000 रुपए भी लगाओगे ना तो वो 100 कंपनियों में बट जाते हैं। अब आज मैंने बता दिया विप्रो ने इतना रिटर्न दिया है, लेकिन जरूरी थोड़ी का आने वाले 15 साल में भी वो रिटर्न देगा। आगे का विप्रो कौन होगा वो किसी को नहीं पता है, आगे का मारुति कौन होगा वो किसी को नहीं पता है। कोलगेट चल गया, लेकिन आजकल तो लोग पतंजलि यूज करते हैं, तो आगे क्या रिटर्न देगा वो हमें नहीं पता है। हमें एक प्रोफेशनल पर भरोसा करना है, उसको अपने पैसे संभालने के लिए देने हैं, जो एक रेगुलेटरी के अंडर आता है, सेबी के अंडर आते हैं सारे म्यूचुअल फंड। इस तरीके से देखिए, लिक्विडिटी, लो कॉस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। म्यूचुअल फंड आपको ट्रांसपेरेंसी दिखाता है। हर महीने वो अपनी फैक्ट शीट, हर फंड की फैक्ट शीट लॉन्च करता है, जिसमें आप देख सकते हो आपका पैसा उसने कहाँ कहाँ पर लगाया हुआ है। इतनी लिक्विडिटी है, इतनी ट्रांसपेरेंसी है। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। ये देखिए, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर एक म्यूचुअल फंड की फैक्ट शीट, इस तरह की फैक्ट शीट लॉन्च करता है। ये आपको ऑनलाइन गूगल पर भी मिल जाएगी और ऑफलाइन भी मिल जाएगी। ये एक ICICI म्यूचुअल फंड की स्कीम है, लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। ये भी एक ELSS फंड ही है, जो 99 में लॉन्च हुआ था। मेरा बताने का मकसद वो नहीं है, रिटर्न नहीं दिखाऊंगा मैं, सिर्फ इसका पोर्टफोलियो दिखाऊंगा। देखिए म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। ये 99 में 10 रुपए से लॉन्च हुआ था, आज इसकी NAV 900 रुपए के आसपास चल रही है। ठीक है जी, प्लीज। सर वो तो ठीक है, फैक्ट शीट वो निकाल रहा है, हाँ बट जैसे ब्लू स्टार, लार्सन एंड टुब्रो मुझे कुछ दिख रहा है। हाँ। वो मुझे क्या मालूम कि लार्सन एंड टुब्रो, या कि मैं उसका फिर बैक स्टडी करूं या आपको कोई स्टडी नहीं करनी है मैडम, वो सारी स्टडी ना फंड मैनेजर करेगा। फैक्ट शीट वो आपके नॉलेज के लिए निकालिए भाई, आपका पैसा उसने कहाँ कहाँ लगाया है, आपको बताने के लिए लगाइए। बाकी होगा ना मैडम। हाँ, वो उसने अपनी एक्सपर्टीज के थ्रू लगाया ना मैडम, वही तो एक्सपर्टीज का फायदा रहेगा ना। वो एक्सपर्ट है उस चीज का। और उसके अलावा उसने आपसे 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए पैसा नहीं लिया है, उसने आपसे 3 साल 3 साल तो कम से कम लॉक इन पीरियड है इस तरह की स्कीमों में। ठीक है ना। और इक्विटी स्कीम में जाओगे, फंड सजेस्ट करने के लिए मैं हूँ, एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, एज अ MFD। फंड सजेस्ट करना मेरा काम है, तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं आपको फंड सजेस्ट करूंगा। आप मेरे को बोलोगे मेरे पास 6 महीने के लिए पैसा है, तो मैं इक्विटी में नहीं लगवाऊंगा, वो लिक्विड फंड में लगवाऊंगा। आप बोलोगे मेरे पास, मेरा बेटा है उसको 15 साल के लिए SIP करनी है, ठीक है ना, तो 15 साल के लिए SIP के लिए मैं हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला फंड दूंगा। आप बोलोगे मेरे को 4 साल के लिए पैसा लगाना है, तो मैं आपको लार्ज के फंड सजेस्ट करूंगा जिसमें थोड़ी कम रिस्क रहती है, या बैलेंस फंड सजेस्ट करूंगा जिसमें 65% इक्विटी होती है। वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग डिस्कस करके फंड में इन्वेस्टमेंट कराते हैं। ठीक है। बाकी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन जो रहेगा, अब फंड मैनेजर कैसे डिसीजन लेता है, फंड मैनेजर के अंदर एक रिसर्च की टीम रहती है पूरी। उसको समझ लीजिए L&T का स्टॉक लेना है, तो L&T का उसकी रिसर्च टीम उसकी पूरी रिसर्च करेगी, उसकी पास्ट क्या है, उसका फ्यूचर क्या है, उसकी बैलेंस शीट क्या है, सारी चीज़ें दिखा के फिर उनको अगर सही लगेगा तो वो फंड मैनेजर को सजेस्ट करती है कि L&T का हमको ये स्टॉक सही लग रहा है, इसमें हमको 5% स्टेक लेना है। फिर फंड मैनेजर अपने लेवल पर उसकी स्टडी करेगा, फिर उसको अगर सही लगेगा तो वो 5% लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। एक दूसरी कम बात और बता रहा हूँ, किसी भी इंडिविजुअल स्टॉक में कोई भी फंड मैनेजर 10% से ज़्यादा होल्डिंग नहीं लगेगा, भले वो कितना भी अच्छा हो या कितना भी खराब हो। यानी उसका पर्सनल इंटरेस्ट काम नहीं करेगा उसमें। समझ लो फंड मैनेजर को L&T वाले ने रिश्वत दे दी कि तू मेरा स्टॉक खरीद ले, ठीक है ना, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ, तो भी वो 10% से ज़्यादा नहीं खरीद सकता है किसी भी कंडीशन में। लेकिन इस तरह की चीज़ें होती नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ पोर्टफोलियो, मेरा मकसद यहाँ पर पोर्टफोलियो दिखाने का था। यानी आप अगर इस फंड में 1000 रुपये भी डालते हो ना, तो इस तरह की 60-70 स्टॉक्स पे आपका पैसा बढ़ जाएगा, जिसमें इक्विटी, ऑटो भी है, बैंक्स भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, IT भी है, फाइनेंस भी है, सब चीज़ें मिलेंगी आपको, टेक्नोलॉजी भी है। जी मुझे कुछ पूछना था। जी प्लीज़। ये मैंने सुना था कि ये इक्विटी फंड जो होते हैं ज़्यादा रिस्क वाले होते हैं, और डेब्ट फंड होते हैं वो कम रिस्क वाले होते हैं, उसमें कम। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? दोनों अलग अलग चीज़ें, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप इक्विटी फंड पे बात करोगे, बाद में डेब्ट फंड पे? नहीं, मैं डेट फंड भी आपको बता देता हूँ। हाँ, मैं बताऊंगा डेट फंड। देखिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए डेट फंड होते हैं। डेट फंड जस्ट लाइक
आप एफडी में पैसा रखते हो ना, डेट फंड में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल, ठीक, कारपोरेट बॉन्ड्स रहते हैं, ट्रिपल ए पे रेटेड, डबल ए रेटेड पेपर्स रहते हैं, वहाँ पर पैसा लगता है। इक्विटी में पैसा नहीं लगता है। वहाँ पर लगभग अपन मान सकते हैं रिस्क फ्री रिटर्न मिलते हैं डेट फंड में, लेकिन वो रिटर्न बहुत कम रहते हैं। इक्विटी जैसे अगर आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न बनाना है तो इक्विटी सजेस्टेबल है, लेकिन आपका पैसा शॉर्ट टर्म के लिए, आपके पास है ही 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए पैसा आपको कहीं लगाना है, तो 1 साल 2 साल का पैसा हम लोग इक्विटी में नहीं लगाएंगे, उसको डेट फंड में लगाएंगे। डेट फंड में आज के टाइम में जो रिटर्न आते हैं इट्स बिकम 4 से 5% तक बोल सकते हैं। एफडी जैसे रिटर्न लेते हैं, लेकिन उसमें टैक्स का बहुत बड़ा फायदा है, वो भी मैं बताऊँ। टैक्स यानी कि उसमें अपने को टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होता है डेट फंड में, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। अगर आप किसी भी डेट फंड में 3 साल के लिए पैसा रखते हो तो वो लगभग टैक्स फ्री हो जाता है, उसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलता है 3 साल के बाद। अगर आपको बिना रिस्क के पैसा रखना हो या शॉर्ट टर्म के लिए पैसा रखना हो तो डेट फंड सजेस्टेबल है, और लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ क्रिएट करनी हो तो इक्विटी फंड। इक्विटी फंड में भी बहुत सारे क्राइटेरिया है, बहुत सारे अलग अलग रहते हैं। मैंने बताया लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, हर तरह, वो हम पर्सनल जब डिस्कस करते हैं क्लाइंट के साथ फेस टू फेस बैठकर कि कितने टाइम के लिए पैसा लगाना है, किस यूज़ को, आपका गोल क्या है, तो वो गोल प्लानिंग करके हम अलग अलग सेक्टर्स में आपके अलग अलग तरह के फंड में पैसे लगवाते हैं। इस तरह आप भी कुछ पूछ रहे हो? सब में नहीं होता है। ये जो पर्टिकुलर स्कीम में दिखा रहा हूँ, या मैंने जो बिरला की, वो ELSS फंड दिखा है मैंने आपको। ELSS में टैक्स बेनिफिट मिलता है ATC का, इसलिए 3 साल का लॉक इन पीरियड है। बाकी अदरवाइज जो अदर ओपन एंडेड इक्विटी फंड रहते हैं उसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता है, 100% लिक्विड होते हैं, आप कभी भी निकाल सकते हो। 1 साल के पहले अगर निकालते हैं तो कुछ उसमें एग्जिट लोड होता है, किसी में 1%, किसी में 2%। 1 साल के बाद कोई एग्जिट लोड भी नहीं होता है। लेकिन इक्विटी फंड है तो हमको 1-2 साल का सोच के लगाना नहीं है कभी भी। इक्विटी फंड मीन्स लॉन्ग टर्म, कम से कम 5 साल। मैंने लॉन्ग टर्म की डिसीजन, क्योंकि आज तक जो चार्ट देखा गया है 5 साल में नेगेटिव रिटर्न नहीं आए, तो कम से कम 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए जाना है तो ही आपको इक्विटी फंड्स में जाना है, अदरवाइज नहीं जाना है। जी 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 नहीं, लिक्विडिटी तो है, आपका पैसा है, वो अगर इनकेस रिक्वायरमेंट है या कोई इमरजेंसी है तो आप पूरा पैसा भी विड्रॉ कर सकते हो, या नहीं तो जितनी आपको ज़रूरत है। आप 3 साल के बाद आप एग्जिट लोड फ्री हो जाते हो, और अगर अच्छा प्रॉफिट आ रहा है तो आप निकाल भी सकते हो। जरूरी नहीं, देखिए 5 साल हमने एक क्राइटेरिया चुना हुआ है। बाकी कभी कभी जैसे समझ लो 2020 में किसी ने पैसा लगाया कोविड टाइम में, तो आज वो डबल से ज़्यादा हो चुका है 2 साल में ही, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ मार्केट बढ़ा है इतना ज़्यादा। तो लेकिन ये ऐसी सिचुएशन हर बार नहीं रहती है। आप कभी भी, आपका पैसा है, डिसीजन आपको लेना है, लेकिन आप इक्विटी में पैसा वही लगाओ जिसको आप थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ सको, रिटर्न तभी अच्छे बनेंगे। नहीं नहीं, उसमें टैक्स सेविंग नहीं होता है, उसमें ATC का कोई बेनिफिट नहीं मिलता डेट में। हाँ, डेट में ATC, ELSS भी मिलता है। ELSS इक्विटी लिंक होते हैं, डेट लिंक नहीं होते हैं ELSS। रिटर्न वो डेट है ना मैडम, गवर्नमेंट सिक्योरिटी लग, जस्ट लाइक FD है वो गवर्नमेंट से, वो आप उसमें आपका रिस्क नहीं है बिल्कुल। मार्केट गिर जाए तो भी वो 5% रिटर्न दे रहा होगा, उसमें मार्केट रिस्क नहीं है डेट में। डेट में कॉर्पोरेट, मैंने बताया ना, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा लगता है, गवर्नमेंट बॉन्ड निकालती है उसमें पैसा लगता है, तो उसमें रिस्क नहीं है। जी, NPS भी जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड ही है मैडम, उसको म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर ही मैनेज कर रहे हैं। हाँ, आपको डिसाइड करना होता है ना, उसमें 3 तरह के ऑप्शन होते हैं। एक यानी कि कंजर्वेटिव, जिसमें डेट ज़्यादा रहता है, इक्विटी बहुत कम रहता है। एक बैलेंस रहता है, इक्विटी और डेट का बैलेंस रहता है। और एक इक्विटी रहता है जिसमें 75% इक्विटी होता है, 25% डेट होता है। इससे 3 तरह के ऑप्शन होते हैं, उसको आप टाइम टू टाइम चेंज भी कर सकते हो, या NPS में ऑटो ऑप्शन लेते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपकी एज के हिसाब से चेंज कर देता है। जी जी, ऐसा रहता है, आपकी एज के अकॉर्डिंग वो करता रहेगा, इक्विटी कम करता रहेगा। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी इक्विटी कम करता जाएगा, रिस्क कम करता जाएगा, ठीक है ना। तो उसको भी, NPS को भी मैनेज म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर ही कर रहा है। आपका PF का भी जो पैसा है ना, उसको भी गवर्नमेंट ने आज से 3-4 साल पहले डिक्लेयर किया, 15% पैसा इक्विटी में जाएगा। PF का पैसा भी, उसको भी म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर ही मैनेज कर रहे हैं। 15% पैसा PF का भी आज के टाइम में इक्विटी में जाता है। मेरा ये दिखाने का मकसद सिर्फ यही था कि डाइवर्सिफिकेशन, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। ऐसा सिर्फ मैंने ये एक एग्जाम्पल के लिए लिया है, ऐसे 100 फंड और है
जिसमें आप पैसा लगाते हो, 60 70 100 कंपनियों में आपका पैसा बट जाता है। फंड मैनेजर अपने डिसाइड करता है। फंड मैनेजर ऐसे नहीं कि वो पब्लिक का पैसा है कि अपने हिसाब से लगाएगा, वो स्टॉप लॉस, प्रॉफिट लॉस सब लगा के रखता है। इतने प्रॉफिट पर मेरे को ये चीज़ निकाल देनी है, उसके बाद भले बढ़ जाए मेरा मतलब नहीं। इतने लॉस पर मेरे को ये चीज़ निकाल देनी, वो सारी चीज़ें, और वो उनका यानी वो उस चीज़ का एक्सपर्ट है, 24/7 यही काम है उनका। इस तरीके से म्यूचुअल फंड काम करता है। दो तरीके के ऑप्शन होते हैं म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने के, लमसम और एसआईपी। लमसम तो मैंने बता दिया, आप इकट्ठा पैसा कभी भी एक बार में लगा सकते हो किसी भी फंड में। एसआईपी एक यूनिक प्रोडक्ट है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं, ये यूनिक प्रोडक्ट है। म्यूचुअल फंड में या इक्विटी में पैसा लगाने के लिए ना इससे अच्छा रास्ता ही नहीं है। इसमें आपकी सारी रिस्क खत्म हो जाती है मैडम लॉन्ग टर्म के लिए। आप हर महीने एक सर्टेन अमाउंट होता है, कुछ भी मिनिमम 1000 रुपये महीने से चालू होता है, मैक्सिमम आप कितना भी लगा सकते हो। समझ लो आप कोई 10,000 मंथली की एसआईपी कर रहे हो, 10,000 रुपये इस महीने जाएंगे, अगले महीने मार्केट गिर गया तो आपके पैसे 10,000 और जाएंगे, गिरे हुए रेट में यूनिट्स ज़्यादा मिलेंगे। और मार्केट गिर गया, 6 महीने तक मार्केट गिरता रहा, आपके यूनिट्स बढ़ते जाएंगे। फिर जब मार्केट बढ़ना चालू होगा, आपके पुराने सारे यूनिट्स की वैल्यू बढ़ना चालू हो जाएगी। ये प्रोडक्ट भी लॉन्ग टर्म के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, कम से कम 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए। लेकिन इसमें ये रुपीस कॉस्ट एवरेजिंग पर काम करता है, इसमें आपका पैसा एवरेज करता है। देखिए एसआईपी के जो बेनिफिट्स है, इसमें आपका हर महीने पैसा लगता है अलग अलग रेट पर, तो इसमें आपकी एवरेजिंग होती है। आपने 5 साल की एसआईपी चलाई, 60 महीने अलग अलग रेट पर खरीदोगे उसको, तो उसकी जो एवरेजिंग बनती है बिकम, यानी कि मैं एक बताऊँ आपको, पिछले 15 से 20 साल में जो एसआईपी के एवरेज रिटर्न है, इट्स बिकम 15 to 20% ईयरली कंपाउंडेड। 15 से 20% का ईयरली कंपाउंडेड रिटर्न पिछले 15-20 साल में लगभग सारे इक्विटी फंडों का आ रहा है। एवरेजिंग करने का, पैसा लगाने का सबसे अच्छा तरीका, अगर कोई अर्निंग मेंबर है जिसकी अभी यानी रिटायरमेंट में काफ़ी समय है, कोई यंग है, 25, 30, 40 साल का आदमी भी अगर आने वाले 15-20 साल के लिए एसआईपी करता है, तो एक रिटायरमेंट का बहुत अच्छा कारपेज बन सकता है। आपके सारे गोल्स के लिए एसआईपी हो सकती है, ये मैंने बताया आपको। कोई ड्रीम कार खरीदनी है, हॉलीडे, मैरिज, किसी भी चीज़, ड्रीम हाउस, किसी भी चीज़ के लिए आप एसआईपी कर सकते हो। हम लोग एज अ CFGP सर्टिफाइड फाइनेंशियल गोल प्लानर, एज अ मैं यही काम करता हूँ। मेरे पास कोई आता है, मेरा एक फ्रेंड है, उसने बोला मेरे को एक 75 लाख की जगुआर गाड़ी आती है, वो खरीदनी है 3 साल बाद, तो अकॉर्डिंग उसके मैंने उसकी एसआईपी कर दी। इतने अमाउंट की एसआईपी कर, 3 साल बाद तू आराम से ले पाएगा बिना किसी EMI के। इसको अच्छी वाली EMI भी बोलते हैं। देखिए आजकल क्या लोन का ज़माना है, हर चीज़ के लिए लोन मिलता है और हम लोग EMI भरते हैं, वो कंपनी कमाती है। एसआईपी को अच्छी वाली EMI बोला गया है। आप EMI की तरह हर महीने पैसे निकालो, लॉन्ग टर्म में एक आपकी इतनी अच्छी वेल्थ बन जाएगी, आप कुछ भी चीज़ कैश पे खरीद सकते हो। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक ये एग्जाम्पल है कि ये निखिल और अनुराग दोनों बेस्ट फ्रेंड है। दोनों ने साथ में पढ़ाई की, साथ में कंपनी ज्वाइन करी, ठीक है। निखिल ने क्या किया, 21 साल की एज में दोनों की नौकरी लग गई। निखिल ने उसी दिन से 21 साल की एज से पहली बार में ही एक 2000 की एसआईपी स्टार्ट कर दी। और जो अनुराग है उसने बोला यार अभी तो नौकरी लगी है, थोड़ा सा पैसा वैसा खर्च करते हैं, कमाते हैं, घूमते फिरते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग तो होती रहेगी। तो उसने वही 2000 रुपये की एसआईपी 31 साल की एज में चालू करी। निखिल ने क्या किया, 2000 रुपये 2000 में ना 20 साल से लेकर 30 साल तक सिर्फ 10 साल जमा किया, 9.6 लाख जमा किए 21 से 60 साल की एज में, और उसका जो करंट वैल्यू बन गया इस बिकम 2.38 CR। और इसने 10 साल बाद चालू किया, इसने 31 से 60 साल की एज तक 7,20,000 जमा किए, इस बिकम 0.71 CR। 71 लाख बने, इसके लगभग 2.25 करोड़ बन गए, सिर्फ टाइम जिसने 10 साल पहले चालू किया था। जितना जल्दी चालू करेंगे, जितना अर्ली उतना अच्छा, जितने लंबे समय के लिए उतना अच्छा। 2000 की एसआईपी भी करोड़पति बनाती है मैडम, बस टाइमिंग होनी चाहिए।
बहुत सारे कैलकुलेशन है हमारे पास। 20,000 रुपये महीने से 20 साल में 1 करोड़ रुपया बन जाता है। ये 12% का कैलकुलेशन है, ये भी 12% का कैलकुलेशन जो मैंने बताया आपको। SIP के पास रिटर्न 15 से 20% के हैं। तो आप हर गोल के, मैं किसी घर बच्चा पैदा होता है ना, मैं बोलता हूँ कुछ नहीं, इसकी एक 10,000 रुपये की SIP कर दे, वो करोड़पति बन जाएगा। आपको हायर एजुकेशन या किसी भी चीज़ के लिए आपको उसके ऊपर ज़्यादा खर्चा यानी कि उस समय खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये और भी है कुछ, यानी कि कितने अमाउंट की SIP से आप कितना बना सकते हो, वो भी है सारा इसमें। समझ 2,000 रुपये महीने की SIP आप 5 साल के लिए करते हो, इस बिकम आपके 1.72 लाख बन जाएंगे। 10 साल में लगभग 5 लाख बन जाएंगे, 15 साल में 12 लाख बन जाएंगे और 20 साल में 26 लाख बन जाएंगे, 25 साल में 54 लाख बन जाएंगे। ये 2,000 की SIP है। 5,000 की करेंगे, 10,000 की करेंगे, 10,000 की SIP से 2.72 CR बन जाएगा 25 साल में। तो ये एक चार्ट है। अब डिसाइड आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा कि आप कितना SIP इजीली कर सकते हो, आपके गोल क्या है, और इसके लिए आप मेरे से कभी भी बात कर सकते हो। Excuse me, sir. जी प्लीज़। So your most of the examples are like start investing in 21 years of age or 31 years of जी। age or whatever, जी। 30 or 40 years of investment period. But most of us sitting here are 40 plus. नो प्रॉब्लम। मतलब tell something for नहीं men नहीं, or- अभी भी मैडम, मैं आपकी लास्ट स्लाइड दिखाऊंगा ना मैं आपको, जब जागो तब सवेरा है मैडम। 40 साल की उम्र भी बहुत अच्छी है आप, और बहुत यंग हो अभी तो आप मैडम, क्योंकि अभी 20 साल और पड़े हैं नौकरी के। और देखिए मैं आपको बताता हूँ, कोई 20-25 साल का लेडी है, नई नई नौकरी ज्वाइन करी है, तो उसको हम बोलते हैं कुछ मत करो, आपकी जो भी इनकम है मंथली इनकम, उसका 20% का SIP कर दो। मैं कोई फिगर नहीं बोलूँगा। 1 लाख रुपए इनकम है, 20,000 का SIP करो। 50,000 का इनकम है, 10,000 का SIP करो। 20% SIP अपने रिटायरमेंट के लिए अभी से कर दो। 45 की एज में तुम रिटायर हो जाओगी, इतना कार्पस तुम्हारा बन जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन है मेरे पास। मैडम बोल रही है मैं 40-41 की हूँ, तो आपको बस वो रेशो बढ़ जाएगा। जो मैं 20% बोल रहा था ना, उसको 40% या 50% करना पड़ेगा। मंथली इनकम का 40% SIP करो 20 साल के लिए। जितना कार्पस आपको NHPC देगी उससे ज़्यादा कार्पस मैं दूंगा, गारंटी। लेकिन उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। मंथली इनकम का 40 to 50% SIP करना है, और आप कर सकते हो जी। 50 प्लस के लिए अराउंड 60%। कई लोग, एक मैडम अभी थी यहाँ पर सामने बैठी है, 3 साल में रिटायर होने वाली है, तो इनको तो मैंने बोला लमसम पैसा ही लगाओ मैडम, SIP मत करो अभी। तो हर चीज़ की वो है। लेकिन बहुत सारे रिटायर पर्सन भी है जो अपनी पेंशन में से भी SIP चलाते हैं। बहुत सारे रीज़न होते हैं अपने ग्रैंड सन्स के लिए, ठीक है ना। तो वो जितनी आपकी इनकम है, जितना आप इजीली निकाल सकते हो उतने अमाउंट की SIP करो। लेकिन करो, कहीं से भी करो, जरूरी नहीं है मेरे को ही बोलो, कहीं से भी करो। ऑनलाइन भी होती है, ऑफलाइन भी होती है, जैसे आपको सही लगे। मैं आपको एक अच्छी चीज़ इस वुमेंस डे पर अच्छी चीज़ बताने आया हूँ, मैं कुछ सेल करने नहीं आया हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, मेरा ये काम बनता है कि आप इन चीज़ों से अवेयर रहो, बरनी में मत डालो। ये देखिए, आप लोग ना बहुत मेहनत करके, ये पूरी इंडिया की बात बता रहा हूँ, हम सब लोग बहुत मेहनत करके पैसा कमाते हैं। मेहनत करने में आगे, जैसे सेविंग में आगे ना, मेहनत करने में भी आगे हैं। कोई अगर हमको एक्स्ट्रा पैसा देगा तो एक्स्ट्रा वर्क भी कर लेंगे, ठीक है ना। ओवर टाइम भी करते हैं कभी कभी, ठीक है ना। पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन अपने पैसे को ना हम लोग सुला के रखते हैं, उससे मेहनत नहीं कराते। उसको FD में, BPF में, कई लोगों के, तो मैं आपको सेविंग अकाउंट का भी चार्ट बताऊंगा मैडम। आप लोगों में से बहुत लोग होंगे जिसके 2-4 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में पड़े होंगे, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। मैंने देखे हैं बहुत लोग सेविंग अकाउंट में पड़े रहते हैं, किसी काम के नहीं। 2% मिलता है सेविंग में, वो भी टैक्सेबल, ठीक है ना। FD 5% देता है, वो भी टैक्सेबल। तो आप लोग दिल से मेहनत करके काम कर रहे हो, लेकिन अपने पैसे को सुला रहे हो। पैसे से भी काम कराओ ना। ये देखिए, यू वर्क फॉर मनी, EMI भरते हो, आप पैसे के लिए काम करते हो। SIP मनी वर्क फॉर यू, पैसा आपके लिए काम करेगा। पैसे को भी काम पे लगाओ। आज के टाइम में क्या चलन आ गया है, आप तो रेस्पेक्टेड लेडीज हो सारी। पहले तो सिर्फ क्या होता, 20-25 साल पहले की बात करूँ अगर मैं, सिर्फ घर में एक ही कमाने वाला होता था, बाकी सब लोग काम करने खाने वाले होते थे। अब ये कल्चर आ गया, धीरे धीरे हस्बैंड वाइफ दोनों कमाएंगे, राइट। लगभग 50% से प्लस ये हो चुका है, घर में हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते हैं, और बच्चे भी अपनी एजुकेशन के साथ कमाना चालू कर दिया, जैसे हायर एजुकेशन में आते हैं।
तो सब लोग मेहनत करके कमा रहे हैं, तो पैसे को भी काम पे लगाओ ना, उसको क्यों सुला के रखा है। ओवरऑल ये है, पैसे से काम करवाओ। ये देखिए जो मैडम बता रहा हूँ, आपका जो क्वेश्चन था ना, मार्केट गिरा था, किसी ने पूछा 20% 50% गिर गया। ये देखिए ये कोविड टाइम का है, 2020 में मार्च अप्रैल मई में जब कोविड का फर्स्ट फेज आया था, 38% नेगेटिव हो गया था। 42,000 से सेंसेक्स 26,000 पर आ गया था। बहुत सारे लोग पैनिक हो गए थे, पैसे निकाल भी दिया था पैनिक में, ठीक है ना। लेकिन वही दिसंबर 2020 आते आते वापस 42,000 हो गया। इट्स बिकम 61% रिटर्न। 26,000 से 42, जब ये 42,000 से 26,000 आया तो 38% गिरा, लेकिन 26,000 से 42 आया तो 61% बढ़ गया। हर गिरावट पर आपको और खरीदारी करनी है, पैनिक नहीं होना है। एसआईपी वो काम अपने आप करेगा। एसआईपी में हर महीने आपका, अभी जैसे पिछले 15 दिन की बात करूं तो ये रूस यूक्रेन चल रहा है, इस वजह से मार्केट लगभग 15% डाउन हो चुका है। जिसकी एसआईपी चल रही है उसका पैसा मार्केट में जा रहा है। कई लोग हमारे मेरे इन्वेस्टर है या हम लोग खुद फ़ोन करके बोलते हैं उनको, अभी पैसा है तो लगाओ। अभी जो पैसा लगाएगा उसका साल भर में 2 साल में बेहतरीन रिटर्न आएंगे। क्योंकि समस्याएं तो मैंने आपको बताई 40 साल से चल रही है, लेकिन फिर भी सेंसेक्स 100 से 60,000 हो गया ना। तो ये आगे क्या होगा मैं वो भी बता रहा हूँ आपको आगे के चार्ट में। ओवरऑल लॉन्ग, ये देखिए ये एक चार्ट है। 99 में 5,000 था सेंसेक्स, हर 10,000 आने में 76 मंथ लग गए, फिर 15,000 आने में 17 मंथ लग गए, 15 से 20 तीन महीने में आ गया, फिर 20 से 25 91 मंथ लग गए, 25 से 30 10 मंथ में आ गया। ओवरऑल ऐसे करते करते 60,000 तक जा चुका है हमारा सेंसेक्स। अब आगे क्या, बच्चा पैदा हुआ था, जवान हो गया है, अब आगे क्या। पहले जो हमारी कंट्री थी ना, आज के मुकाबले में बहुत पुअर थी, ये सब आप लोग भी जानते हैं, है ना। हम लोग बहुत एक गरीब देश कहलाता था हमारा भारत देश। आज एक ग्रोइंग कंट्री है हमारी, हर चीज में ग्रो कर रहे हैं। उसका असर क्या रहेगा मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए ये मिस्टर रामदेव अग्रवाल जी हैं, जो कि मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के सीईओ हैं। पिछले 25-30 सालों से इक्विटी मार्केट से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि आने वाले 10 साल में मैं सेंसेक्स को 2 लाख देख रहा हूं। क्यों, एक एक चीज उन्होंने क्लियरिफाई की है, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि कोविड के बाद ना इंडिया की वैल्यूएशन वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। बहुत सारी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां इंडिया में आके काम करना चाह रही है और इंडियन गवर्नमेंट जो है उनको बहुत अच्छे अच्छे ऑफर दे रही है। पहले अगर कोई बाहर की कंपनी इंडिया में आके काम करना चाहती थी, उससे 30% कारपोरेट टैक्स लिया जाता था, 30% टैक्स था। उसको पिछले 2 साल पहले मोदी गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने उसको रिड्यूस करके 23% किया। और एक ऑफर और दिया कि अगर आप ये इंडस्ट्री 2023 से पहले लगा लोगे तो 5% और डिस्काउंट देंगे हम आपको। यानी कि 17 से 18% टैक्स लिया जाएगा, जो पहले 30% हुआ करता था। आप समझो ये ऐसा है, यानी कि जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां इंडिया में आके काम करेंगी, इंडिया की इकोनॉमी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। और इन सब चीज़ों के रीज़न से ये देखिए, आज भी पहले पॉपुलेशन ना हम लोगों की कमजोरी हुआ करती थी, आज वो पावर है, आज वो हमारा पावर है। पूरी दुनिया की, पूरे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा यंग जनरेशन 37% हमारे इंडिया में, जो अंडर 35 है। 37% ये वर्किंग भी है, ये कंजम्पशन यूज़ करने वाले भी लोग हैं, पैसा खर्च करने वाले भी लोग हैं, पैसा कमाने वाले भी लोग हैं। इन चीज़ों से ही किसी देश की इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ता है। ये सारी चीज़ें हैं। और अगर वो बोल रहे हैं आने वाले 10 सालों में सेंसेक्स 2 लाख हो सकता है, तो पॉसिबल है। ये देखिए, ये 2 महीने पहले का स्टेटमेंट है। इंडिया बिकम 3.41 ट्रिलियन इकोनॉमी, 3.41 ट्रिलियन पर पहुंच गए और 2023 का टारगेट है 5 ट्रिलियन का, जो हम 2023 में ही कर लेंगे। फ्रांस को पीछे कर चुके हम। दुनिया में 6वें नंबर पर हमारी इकोनॉमी आ चुकी है।
जो धीरे धीरे ग्रो कर रही है और ग्रो करेगी, क्योंकि उसके बहुत सारे रीजंस हैं। ये देखिए, ये इंडिया की कुछ बेहतरीन कंपनियां हैं। ये ना उनकी हमने पर मिनट इनकम निकाला है। एक मिनट में कोई कंपनी कितना कमाती है। ये इंडियंस कंपनियां सारी। रिलायंस इंडस्ट्री 1 मिनट में 9.34 लाख कमाती है। टीसीएस 6 लाख कमाती है। एचडीएफसी बैंक 6 लाख कमाती है। एसबीआई 4 लाख कमाती है। इंडियन ऑयल 4 लाख कमाता है। एचडीएफसी लिमिटेड 3 लाख कमाती है। आईसीआईसी बैंक 3 लाख कमाती है। एनटीपीसी 2 लाख कमाती है। कोई 2 लाख कमाती है, कोई विप्रो 2 लाख कमाती है। ठीक है, ये इंडिया की बेहतरीन कंपनियां हैं। जब ये 1 मिनट में इतना पैसा कमाती है तो इकोनॉमी ग्रो क्यों नहीं होगी? हम लोग इन सब चीजों के स्टॉक्स में पैसे लगाकर पैसा क्यों नहीं कमा सकते हैं? ये देखिए, ये बहुत ही समझने वाला चार्ट है। आप इसको ध्यान से देखिए, मैं बताता हूं आपको। ये पूरे वर्ल्ड के ना सारे जितने भी बड़े बड़े देश है ना, उसमें वो लोग इक्विटी में कितना पैसे लगाते हैं और बाकी एसेट्स में कितना पैसा लगाते हैं, वो दिखाया हुआ है। 2005 में जब मैंने काम चालू किया था ना, सेंसेक्स लगभग 5000 पर था, और जो रेशो था इक्विटी का, यानी जितनी भी सेविंग करते हैं इंडिया के लोग, जो इक्विटी में, यानी डायरेक्ट इक्विटी में, म्यूचुअल फंड के थ्रू, ठीक है ना, और किसी के थ्रू, कई सारी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसियाँ यूनिट लिंक होती है, उनके थ्रू सिर्फ और सिर्फ 3% पैसा इक्विटी में लगता था। 2005 की बात कर रहा हूँ मैं, और सेंसेक्स 5000 पर था। राइट नाउ ये इंडिया, ये ग्रीन, 7% पैसा इक्विटी में लगता है। 2005 से लेकर 2022 हो गया, फर्क सिर्फ इतना पड़ा, 3% से 7% पर पहुंचे अपन। पूरी सेविंग का, जितनी भी सेविंग्स होती है, सिर्फ 7% पैसा इक्विटी में लगता है, और मार्केट 60,000 पहुंच चुका है 5,000 वाला। ये जब 15% 20% होगा ना, तो आप बिलीव नहीं कर सकते हो मार्केट कहां पहुंचेगा। और फाइनेंशियल अवेयरनेस अब चालू हो चुकी है। हर किसी को म्यूचुअल फंड और इक्विटी समझ में आने लगा है धीरे धीरे करके। आप जैसी ब्रिलियंट लेडीज हैं जो म्यूचुअल फंड में और डीमैट अकाउंट खोलकर इक्विटी में पैसा लगा रही है। देखिए, ये 7% के रेशो पर है आज भी। हम 57% पैसा आज भी हमारा बैंक डिपॉजिट में जाता है। 23% इंश्योरेंस एंड पेंशन में जाता है। ये जब 15% 20% के फिगर होंगे ना, और यूएस का देखो मैडम, 50% इक्विटी में जाता है पैसा। ये फर्क है, और ये होना है, इंडिया में भी होगा। आज नहीं होगा, 10 साल बाद होगा, 20 साल बाद होगा। लेकिन तब मार्केट क्या होगा, आपको कहीं ना कहीं याद आएगा, कोई पंकज कृष्णा नहीं आया था, बोला था मार्केट में पैसे लगाओ। ये देखिए, ये एसआईपी के यानी कि एक बेसिक बनाया हुआ है हम लोगों ने। भाई कम से कम इतनी एसआईपी एक मिडिल क्लास फैमिली की होनी चाहिए, इससे फ्यूचर गोल सारे फुलफिल हो जाएंगे। ये टोटल मिलाकर अगर कोई 19,000 महीने की एसआईपी करता है ना, तो बच्चों के भी सपने पूरे हो जाएंगे, खुद के भी पूरे हो जाएंगे 20 साल के लिए। ये भी एक चार्ट बना हुआ है। अगर 15% का रिटर्न देती है एसआईपी को, 10,000 रुपये की एसआईपी से आप कितना पैसा बना सकते हो? मैंने वही जैसे बताया, 20 साल में लगभग 1 करोड़ 30 लाख रुपए बन जाते हैं। 30 साल में 5 करोड़ बन जाते हैं लगभग। और कोई 50 साल तक एसआईपी चलाता है तो लगभग 93 करोड़ 100 करोड़ पर पहुंच जाएगा। ये सारी चीजें लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए कुछ भी नहीं है। मैं वही बार बार वही चीज बोल रहा हूं, लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा और बहुत पैसा बनेगा। अभी तक जो मैंने आपको बताया, कुछ क्वेश्चंस आपके, कुछ एसआईपी से रिगार्डिंग कुछ हो तो प्लीज। जी होने दो ना मैडम। देखिए, अभी लगभग चल ही रहा है वर्ल्ड वार एक तरह से, तो यूक्रेन रशिया जो चल रहा है, ठीक है ना। देखिए, हमारी कंट्री अभी सबसे साफ सुथरी छवि वाली है। हम एक ये प्राउड फील करता हूँ मैं, हम ऐसे देश में रह रहे हैं। और मैं किसी पार्टी को वो नहीं करता हूँ, तो वो मत समझिएगा, लेकिन बहुत अच्छे हाथों में हमारा देश है अभी, ठीक है ना। और एक बहुत अच्छी, तो हमारी कंट्री, जितना भी अदर कंट्रीज में खराब चीज़ें होंगी, जैसे कोविड के बाद चाइना की सिचुएशन बहुत ख़राब हुई है, ये आप सब जगहों को पता होगा। पूरा वर्ल्ड चाइना के, यानी कि भले सामने नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन इंटरनली चाइना के खिलाफ है। बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चाइना से निकल रही है, वो कहाँ जाएंगी? इंडिया ने बहुत अच्छा ऑफर दे रखा है, ठीक है ना।
2-3 और कंट्रीज है जैसे लाइक जापान हो गया, ठीक है ना, इस तरह के जो पीस वाले शांति वाले देश हैं उनकी छवि रहती है पूरे वर्ल्ड में। पूरा वर्ल्ड अगर भले दूसरी जगह ख़राब चीज़ें हो रही है तो ये भले शॉर्ट टर्म के लिए हमारे ऊपर फ़र्क पड़ेगा, जैसे रशिया यूक्रेन हो रहा है तो शॉर्ट टर्म के लिए हमारा मार्केट 15% गिर गया, लेकिन आज नहीं तो कल, 1 महीना 2 महीना कभी तो वो ख़त्म होगा, ज़िंदगी भर तो चलने वाला नहीं है। ये अभी मौका मिला है हमको पैसा लगाने का, मार्केट 100% बढ़ेगा। बहुत अच्छा टाइम है मैडम हमारे लिए, तो हम तो बोलते हैं हमेशा परचेसिंग के लिए अच्छा टाइम है अगर आप 5 साल या ज़्यादा के लिए लगाते हो। SIP का तो आज दिन अच्छा है सबसे, ठीक है ना, जिस भी दिन आप चालू करो, क्योंकि आप एवरेजिंग करोगे, हर महीने पैसे लगाओगे ना, तो कोई वो नहीं है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए परचेसिंग और इस तरह के अगर मौके मिलते हैं तो वो और ज़्यादा अच्छा समय है। तो अभी मच बेटर टाइम चल रहा है अभी लॉन्ग टर्म के लिए, बता रहा हूँ मैं आपको भाई। आप और म्यूचुअल फंड जैसे मैंने बताया एक्सपर्ट है, आप एक्सपर्ट के थ्रू पैसे लगाओ। देखो हर चीज़ में बोलते ना, जैसे समझ लो मेरे घर का नलका ख़राब हो जाए, प्लम्बिंग में करने एक बार मैंने देख लिया वो कैसे बदलता है, मैं बदलने लगूंगा तो मैं अपना टाइम और एनर्जी ही वेस्ट करूंगा, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, आप अगर इक्विटी का अपने को उस लेवल का नॉलेज नहीं है तो एक्सपर्ट के थ्रू जाओ। म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट है, वो आपको पैसे बना के देगा लॉन्ग टर्म में। अभी तक जो हमने बात करी ना, पैसे लगाने की बात करी इक्विटी में, SIP के थ्रू, लमसम के थ्रू, ठीक है ना। एक ना बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, जैसे मैंने आपको SI बताया, जिसका SWP, सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान। म्यूचुअल फंड आपको पैसे वापस भी देता है। जो मैडम कोई पूछ रही थी ना निकालने कब है, वो कौन बताएगा, तो वो भी बताएंगे, ठीक है। जैसे समझ लो हम लोगों को कुछ चार्ट्स बने हुए हैं कि अभी आप समझ लो SIP, जैसे मैडम ने बोला 40 ईयर की है, आने वाले 20 साल तक आप SIP करो, पैसे जमा करो जितना आप कर सकते हो। मैंने तो आपको बताया इनकम का 40% करना चाहिए। 20 साल तक समझ लो आप 10,000 रुपये महीने की SIP करते हो तो चार्ट के हिसाब से 1 करोड़ रुपया बन जाएगा, ठीक है। फिर आप रिटायर हो जाएंगे, आपको एक पेंशन मिलती है नहीं मिलती है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन 1 करोड़ रुपये के ऊपर 66,000 पर मंथ हम आपको देना चालू कर देंगे, म्यूचुअल फंड देगा। 8% के हिसाब से म्यूचुअल फंड में सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान SWP मिलता है, 8% सालाना, ठीक है ना। मैं उसका एक चार्ट भी है बता रहा हूँ, और एक चार्ट मैंने आपको भी दिया है वो भी बताऊंगा मैं आपको भी। ये देखिए मैं आपको जो मैंने बताया ना अभी, ये देखिए, ये हमने कंपेयर वो लिया हुआ है, ये एक्चुअल डाटा है। SBI म्यूचुअल फंड का एक इक्विटी हाइब्रिड फंड है जो एक बैलेंस कैटेगरी का फंड है, जिसमें 65% इक्विटी 35% डेट होता है, ठीक है ना। ये एक बैलेंस कैटेगरी का फंड है। किसी बंदे ने या किसी आप जैसी स्मार्ट लेडी ने 10,000 रुपीज़ मंथली SIP चालू करी जनवरी 2010 से, ओके, जनवरी 2000 में चालू करी, जो जनवरी 2010 तक 10 साल तक चलाया उसको। 132 महीने उन्होंने SIP किया, ठीक है। उनका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट था इट्स बिकम 7,30,000, सॉरी, इन्वेस्टमेंट अमाउंट 13,20,000, 13,20,000 उन्होंने SIP के थ्रू जमा किया। मैडम ये पूरा प्रेजेंटेशन दूंगा मैं आपको। 13,20,000 उन्होंने जमा किया और उसकी जो वैल्यूएशन आई इस 39 लाख, लगभग 40 लाख रुपए उनके हो गए, और 2010 में वो रिटायर्ड हो गई। 2010 में उन्होंने ये 39 लाख रुपीस जो थे वो उन्होंने इस बैलेंस फंड में ही पड़े थे, और यहाँ से उन्होंने बोला अब मैं पैसे जमा नहीं करूंगी, मेरे को पैसे चाहिए, हर महीने सर्वाइवल के लिए पैसे चाहिए। तो 39 लाख के ऊपर 8% के हिसाब से 26,000 हर महीने उनको देना चालू कर दिया। आने वाले 10 साल तक, 2011 से 2021 तक 132 महीने उन्होंने पैसा जमा किया था, 132 महीने उन्होंने वापस लिया। 10,000 रुपया महीना जमा किया था, 26,000 रुपये महीना वापस लिया, ठीक है। और अभी जो उनकी करंट वैल्यू, उन्होंने टोटल 34,32,000 रुपये विड्रा किए, 39 लाख लगाए और 34 लाख विड्रा किए। राइट नाउ उनकी जो करंट वैल्यू है 64 लाख। ये एक्चुअल है, मैंने नहीं बनाया है, बाकायदा यूनिट्स भी दिए उनको, कितने यूनिट्स मिले, क्या रेट पर उन्होंने खरीदना चालू किया। 64 लाख अभी उनकी करंट वैल्यू है, 34 लाख रुपए ले चुकी है। क्या किया था, 10,000 रुपये महीने की SIP करी थी 10 साल के लिए। ये एक्चुअल है, बनता है पैसा मैडम, लेकिन लॉन्ग टर्म में।
ये HWP, मैंने एक HWP का ना इसी फंड का एक बहुत अच्छा 1 करोड़ का चार्ट दिया हुआ है आप लोगों के फाइल में, आप प्लीज देखिए। एक वाइट कलर का पेपर है लास्ट में, मैं आपको इस पे भी दिखाता हूं। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो ना? नहीं तो मुझे क्या है, चुटकुला सुनाना नहीं आता है। लेकिन मैं अगर फाइनेंस की बात करूं, मैं यहां पर लेडीज को समझा रहा हूं, लेडीज को बता रहा हूं। एक बहुत अच्छी बात है जो मैं पहले बोलना भूल गया शायद, तो आज हमारे देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो भी एक लेडी है बहुत। और अभी पिछले महीने ही जो सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है उसकी भी जो चेयरपर्सन है वो भी एक लेडी को, मिसेस मधुबी पुरी उनका नाम है, उनको बनाया गया है। इट्स प्राउड, यानी देश की अर्थव्यवस्था भी एक महिला के हाथ में है और देश का शेयर मार्केट भी एक महिला के हाथ में है, इक्विटी मार्केट में भी। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये वाला चार्ट होगा, आप प्लीज देखिए। ये मैडम जो, हाँ ये आपने खोला हुआ है ये वाला चार्ट, आप सब, ये एक ना एक्चुअल डाटा है उसी जो SBI का मैंने इक्विटी हाइब्रिड फंड बताया ना आपको, उसी फंड में समझ लीजिए किसी ने, ये 2005 से लेकर बना हुआ ये फंड तो 1999 में आया था। 2005 में समझ लीजिए किसी ने इस फंड में 1 करोड़ रुपया लगाया। फरवरी 2005 में 1 करोड़ रुपया लगाया और उसका 8% जो होता है ना 66,600 पर मंथ होता है। अगले महीने से ही उन्होंने फरवरी 2005 में लगाया 1 फरवरी को, 10 फरवरी से ही उन्होंने 66,000 रुपये हर महीना लेना चालू कर दिया। तो हमको हर महीने चाहिए, हर महीने ये 66,000 रुपये ले रहे हैं। उसके बाद जो वैल्यू बच रही है, यानी पहले महीने लेने के बाद 1 करोड़ 2 लाख हो गई, फिर 1.5 हो गई, फिर मार्केट थोड़ा गिर गया 1 करोड़ 1 लाख हो गई, फिर 1.3 हो गई, फिर 1.90। ये वैल्यूएशन अलग अलग चेंज होती रहेगी, लेकिन उनको इससे मतलब नहीं है। उनको इससे मतलब है 66,000 हर महीने उनके पास आ रहा है और ये वो टाइम टू टाइम लेती जा रही है। 2008 जब आया था ना, हो सकता है किसी को आप में से पता हो, 2008 में ना वर्ल्ड वाइड फाइनेंस, जैसे मैडम ने पूछा ना 3rd वर्ल्ड वार हो जाए तो समझ लो वैसी सिचुएशन थी। फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे, लेमन ब्रदर क्राइसिस हुआ था अमेरिका में, जिसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पर पड़ा था। जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरा साल मार्केट गिरा हुआ था। जनवरी 2008 में सेंसेक्स 21,000 पर था, मैं तब था, मैं 2005 से काम कर रहा हूँ, और दिसंबर 2008 में सेंसेक्स 8,000 पर था। हम लोग भी हिल गए थे उस समय, हम लोगों को भी इतना एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन इस फंड में क्या हुआ था, जनवरी 2008 में ये 66,000 लेने के बाद जो फंड वैल्यू थी 2 करोड़ 44 लाख हो गई थी। मार्केट बहुत बढ़ रहा था, 2005 से 8 तक रॉकेट की तरह बढ़ा था। लेकिन दिसंबर 2008 आते आते इसकी वैल्यू हो गई 1 करोड़ 27 लाख, यानी 1 करोड़ रुपए गिर गई वैल्यू। लेकिन तभी भी फर्क नहीं है, 66,000 रुपए उनको प्रॉपरली आ रहा है। ये एक्चुअल डाटा है, ये प्रॉपर उनको आ रहा है। और इसको हमने बनाया है अभी तक 2021 तक का है, 2022 तक का डाटा। आप लास्ट पेज पर आइए, फरवरी 2022 तक उन्होंने पैसा लिया है 66,000 एंड राइट नाउ करंट वैल्यू इज 6 करोड़ 36 लाख, 6 करोड़ 36 लाख। ये सिर्फ कोई बहुत बड़ा वो नहीं किया है मैंने, 15 साल का, 2005 से 22 17 साल का रिटर्न है। और ये एक्चुअल रिटर्न है और बैलेंस फंड है जिसमें 35% डेट है, 65% इक्विटी है। आप इस तरीके से अपने रिटायरमेंट के बाद ये प्लानिंग करनी है मैडम आपको, और आज से करनी है ये प्लानिंग आपको। कैसे भी करके रिटायरमेंट तक लमसम इन्वेस्टमेंट करके SIP करके पैसे जमा करो और रिटायरमेंट के बाद आप ये लेना चालू करो। आज सुनने में ये 66,000 रुपये अच्छे लग रहे हैं, 20 साल बाद अच्छे नहीं लगेंगे, 1 करोड़ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो कम से कम 4 करोड़ 5 करोड़ की आपको प्लानिंग करनी। 5 करोड़ पर 3 लाख रुपए महीना आएगा आपके पास। और जो मैंने इन्फ्लेशन आपको पहले ही दिखा दिया, आज अगर आज से 20 साल पहले हमारे घर का खर्चा था 5,000 रुपये महीना, 5,000 रुपये में पूरा घर चलता था, हम 5 भाई बहन हैं। आज सिर्फ मेरी अकेली फैमिली का खर्चा 40,000 रुपये 50,000 रुपये महीने का है। ये हर किसी का है, मेरा नहीं है, हर किसी का है। और 20 साल बाद ये कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए होने वाला है, आप मानो या नहीं मानो। जो साथ बैलेंस अमाउंट आपका है ना, जब चाहो निकाल दो, अभी निकालो, लिक्विड अमाउंट है मैडम, आपका पैसा है। ये जो वैल्यूएशन आ रही है ना, जैसे 2016 में 3 लाख आ रही है, आप 2016 में निकालते तो 3 लाख मिल जाते आपको, है ना। बैलेंस अमाउंट आपका है, आपका मीन्स जिसने ये पैसा लगाया है। ऐसे बोल दोगे तो मैं नहीं निकाल के दे पाऊंगा मैडम।
ओवरऑल क्या हुआ इसमें, इन्होंने 1 करोड़ रुपया लगाया था, 1 करोड़ 36 लाख रुपए ये विड्रा कर चुके हैं SWP के थ्रू, और 6 करोड़ 36 लाख रुपए करंट वैल्यू है। इस फंड ने 16.5% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। हम लोग क्लेम सिर्फ 8% कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में अगर 11-12% रिटर्न भी आता है तो भी हम 8% के हिसाब से SWP हमेशा दे पाएंगे आपको। बस इसका भी क्राइटेरिया ये है कि पैसा लगाने के बाद शुरू के 3 साल नहीं निकालना है। शुरू के 3 साल वॉलेटिलिटी रहेगी, मार्केट ऊपर नीचे होगा, इसमें भी 60% पैसा इक्विटी में लगा होगा। बस सारे यानी गीता का सार ये बोलता है कि सब्र जिसने किया है, पेशेंस पेस, सब्र से आपका पैसा बनेगा, 100% बनेगा, बहुत ज़्यादा पैसा बनेगा। बस आपको सब्र रखना है और पैनिक नहीं होना है। मैं अपना प्रेजेंटेशन आगे करता हूँ, 1 मिनट। ये SWP ने आपको दिखा दिया, बता दिया। अब कुछ प्रिस्क्रिप्शन, जो भी मैं बता रहा था आपको, सब्र की बात कर रहा था, तो वही प्रिस्क्रिप्शन है। क्या प्रिस्क्रिप्शन है मेन? मैं इस तरह की कुछ नीली पीली दवाइयां दूंगा, आपको खानी पड़ेंगी। रेगुलर इन्वेस्टमेंट हमेशा चालू रखना है। लमसम पैसा भी लगाया है, ऐसा समय आया है मार्केट थोड़ा गिरा हुआ है, आपने 1 लाख लगाया था, आज आपके पास 10,000 है तो एवरेज करने के लिए लगा दो। नहीं है कोई बात नहीं है, सब्र रखो, लेकिन रेगुलर इन्वेस्टमेंट, और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका SIP है। और ये नीति मैडम कहाँ गई? भूख लग गई मेरे को, उन्होंने बोला था 1:30 बजे खाना खिलाएंगे। ये आज का मेन्यू है, मेरे को नीति मैडम ने भेज दिया था। एसेट एलोकेशन, सारे बोलते ना, सारे अंडे एक ही बाल्टी में नहीं रखने हैं, वो चीज़ें। मैं कभी भी नहीं बोलूँगा कि पूरा पैसा इक्विटी में लगाओ। म्यूचुअल फंड में भी वेरियस है, इक्विटी है, डेट है। आप भले PPF में तो जाएगा ही कुछ पैसा, FD में भी जाएगा, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट सारा पैसा डेट में मत लगाओ ना। जो आप FD करते हो वो भी डेट है, जो आप PPF करते हो वो भी डेट है, तो आप अभी 100% डेट पे बैठे हुए हो। एटलीस्ट अपना 40-50% पैसा तो इक्विटी में करो, एसेट एलोकेशन करो ना, मज़ा तब आएगा। एक ही जगह पर बने रहेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। मैं आपको ना, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, सचिन तेंदुलकर जी हैं, आप सब लोग जानते होंगे, मेरे फेवरेट खिलाड़ी हैं। सब्र क्या बोलता है, पेशेंस पे कैसे बोलते हैं। इन्होंने ना आज तक दुनिया में सबसे ज़्यादा 15,921 रन बनाए हैं, लेकिन ये हर बाल पर चौका भी नहीं मारते, हर बाल पर छक्का भी नहीं मारते, कभी कभी 0 पर भी आउट हुए। जस्ट लाइक सेंसेक्स, इन्होंने 29,437 बॉल खेली, जिस पर उन्होंने 15,921 रन बनाए, आज भी दुनिया में नंबर 1 है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सब्र के साथ 15 साल खेला। यही बात सेंसेक्स में आती है। सेंसेक्स में अगर किसी ने, मैं सिर्फ सेंसेक्स की बात कर रहा हूं, किसी फंड की बात नहीं कर रहा हूं, किसी ने जनवरी 91 से 2015 तक, जनवरी 2015 तक 25 साल तक पैसा रखा, उसमें सिर्फ 21 दिन ऐसे थे जिसमें सचिन ने छक्का मारा, यानी कि सेंसेक्स एक दिन में 6% बढ़ा, और 90 दिन ऐसे थे जिसमें सचिन ने चौका मारा, यानी कि एक दिन में सेंसेक्स 4% बढ़ा। और अगर आपने अपने पूरे इन्वेस्टमेंट जर्नी में ये 53 दिन मिस कर दिए तो आपका रिटर्न था नील। आप समझे मेरी बात को? बने रहना है मार्केट में, पैनिक में घबराना नहीं है, निकलना नहीं है। सचिन 0 पर आउट होगा तो अगली मैच में छक्का भी मारेगा, आपको बने रहना है हमेशा। ओवरऑल मेरा बताने का मकसद ये था, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए। डू आई नीड अ कोच? हर चीज का एक एक्सपर्ट होता है, हर चीज का एक कोच होता है। मैंने यहाँ पर देखे बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी थे जिनको सम्मान किया गया पहले, बहुत मुझे अच्छा लग रहा था। तो हर चीज के लिए कोच होता है। तो सेंसेक्स निफ्टी ये पैसे लगाने का भी एक कोच है, वो कोच म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर है जो डिसाइड करेगा कि आपका पैसा वो कहाँ पर लगाएगा, आपके लिए बेस्ट इक्विटी चूज करेगा। हर चीज़ के लिए एक कोच होता है, तो इसके लिए भी एक कोच जरूरी है। और एक ये है फाइनेंशियल प्लानिंग। इस चार्ट को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। लोग फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए बात करते हैं, मेरे से ही पूछते हैं मेरे बच्चे के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करो, ये करो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ 3 चीज़ें हैं।
अगर आपने 3 चीज़ें अच्छे से कर ली, ये मैं आप लोग जो मैं से बोल जो एक्सपीरियंस लेडी है, मैं ओल्ड लेडी नहीं करूँगा, जो एक्सपीरियंस लेडी हैं जिनके बच्चे बड़े हैं, आप अपने बच्चों को ये चीज़ बता सकती हो या मुझसे बात भी करा सकते हो कभी भी। सिर्फ 3 चीज़ें हैं, अगर शुरुआत में ही कमाई चालू होते, नौकरी चालू होते से ये 3 चीज़ें कर ली ना, कुछ नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट के लिए SIP, लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ क्रिएट होगा, अच्छा वेल्थ क्रिएट होगा। TIP है टर्म इंश्योरेंस। हम लोगों ना, आप लोगों के भी लिए होगी, बहुत सारी अलग अलग टाइप की LIC की पॉलिसियाँ लेते जाते हैं। हर साल एक एजेंट आता है, बोलता है ये पॉलिसी अच्छी है, जीवन श्री, जीवन माया, जीवन आनंद, ये वो सब करके। ओवरऑल फंडामेंटल एक ही है। लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत सबको है, लेकिन आप सिर्फ बेसिक इंश्योरेंस लो। बेसिक इंश्योरेंस है TIP टर्म इंश्योरेंस। हम लोग अपनी कार का इंश्योरेंस कराते हैं हर साल, एक प्रीमियम आता है 10-12 हज़ार 15 हज़ार रुपये। एक्सीडेंट हुआ तो क्लेम लेते हैं, नहीं तो वापस कुछ भी नहीं मिलता है। सेम जस्ट लाइक ये टर्म इंश्योरेंस होता है। आपकी एज के अनुसार एक बहुत छोटा सा प्रीमियम लगता है। जैसे समझ लो मैंने अपनी 29 की एज में 1 करोड़ रुपए का बीमा लिया, 11,000 रुपये साल का प्रीमियम आता है। ठीक है, 11,000 रुपये का साल का प्रीमियम आता है। 75 की एज तक यही 11,000 रुपये हर साल बनने। 75 की ईयर के बीच कभी भी डेथ हो गई किसी भी तरीके से, फैमिली को 1 CR मिलेगा। डेथ नहीं हुई, वापस कुछ नहीं मिलेगा। यही इंश्योरेंस होता है। अब आप क्या करते हो, मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा, हालांकि इंश्योरेंस मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ कि जनरली LIC की या किसी के अगेंस्ट नहीं हो LIC वगैरह के, लेकिन आप क्या करते हो, 25,000 50,000 प्रीमियम भरते हो, उसमें 5 लाख रुपए का बीमा मिलता है। और 5 लाख के बीमे के एवज में वो आपके 5,000 रुपये काट देता है पहले ही। उसके अलावा उसमें जो दुनिया भर के चार्जेस लगे रहते हैं, फंड मैनेजमेंट चार्ज, पॉलिसी चार्ज, ये चार्ज वो चार्ज, सबसे पहले जो भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी होती है वो कमाती है, उसके बाद उसका एजेंट कमाता है, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो आपको। शुरू के 5 साल बाद कोई भी पॉलिसी आप निकालोगे ना, आपके रिटर्न नेगेटिव ही होंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो लाइफ इंश्योरेंस अब आप लोगों ने तो जो लेने थे ले लिए अभी तक, ठीक है ना। आपके बच्चों के लिए बता रहा हूँ, या जो भी आपके कोलीग्स हैं जिनको भी आप बता सकते हो, लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ टर्म इंश्योरेंस लेना है और कुछ नहीं लेना है। और उसके अलावा एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है HIP हेल्थ इंश्योरेंस। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है फाइनेंशियल प्लानिंग में। आप लोगों को हो सकता है आपकी कंपनी की तरफ से प्रोवाइड होगा, लेकिन जिनको नहीं है या जो आपके बच्चे हैं उनकी कंपनी अगर नहीं देती है उनको, तो आपको पूरी फैमिली का होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस कंपलसरी होना चाहिए पूरी फैमिली के लिए, क्योंकि कब किसी के साथ क्या होगा पता नहीं है। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस होने से हॉस्पिटल के खर्चों से हम बच जाते हैं, और ये हमारी वेल्थ पे डेंट मारता है। नहीं तो SIP करके जो हमको करोड़ रुपए बनाने हैं ना, अगर बीच में कोई लंबा हॉस्पिटल का खर्चा आ गया तो वो करोड़ रुपए कभी नहीं बनेंगे। तो ये 3 चीज़ें हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है फाइनेंशियल प्लानिंग। इन तीनों को प्रॉपरली आप कर लो अच्छे से, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बारे में और डिस्कस आप मेरे से कभी भी कर सकते हो। ये हमारा डिस्क्लेमर है म्यूचुअल फंड का, जो जरूरी देना होता है। आप इसको पढ़ सकते हैं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली। इसमें हाईलाइट क्या है, रिस्क क्या है, कोई मुझे बता पाएगा रिस्क क्या है? कुछ भी। सेंसेक्स के अलावा जिंदगी में क्या रिस्क है मैडम? घर में बच्चा पैदा हुआ, अभी जैसे मेरी बेटी है 6 महीने की, अब मैं उसको चलाना चालू कर दूं, उसको छोड़ दूं फर्श पर, तो गिर जाएगी ऑब्वियसली, रिस्क है। 1 साल बाद 2 साल बाद जब वो प्रॉपर चलना चालू करेगी तो मैं उसको चलाऊंगा, ठीक है ना। हर चीज में रिस्क है। मैं आपको रिस्क की डेफिनेशन में यहाँ पे बताता हूँ। हर चीज में किस किस तरह की रिस्क होती है मैं आपको बता रहा हूँ, किस किस तरह की रिस्क होती है। इसमें सिर्फ एक्चुअली बस यह है, म्यूचुअल फंड में कंपलसरी है इसलिए बताते हैं मार्केट रिस्क है। बाकी और जितने भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, उसमें किस किस तरह की रिस्क है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, कैरियर ऑप्शन चूज करना भी सबसे बड़ी रिस्क है। बच्चे ने ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद MBBS करना है कि MBA करना है कि IT इंजीनियर बनना है कि क्या करना है, वो भी एक बड़ी रिस्क है, क्योंकि उससे पूरा जीवन जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ी रिस्क है, लेकिन वहाँ पर कोई बताता नहीं है किस तरह की रिस्क है, लिखा हुआ नहीं होता है कभी भी।
रियल एस्टेट, आप सब लोग ना रियल एस्टेट के इंडिया में लोग बहुत दीवाने हैं, बहुत प्रॉपर्टी तो यानी कि एक तो घर में रहते हैं 4 प्रॉपर्टियां और होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट, एक फ्लैट होना चाहिए, एक जमीन होनी चाहिए, ठीक है ना। रियल एस्टेट में कहीं पर भी लिखा नहीं रहता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, लेकिन जो रिस्क उसके साथ जुड़ी हुई है ना, आपके दिल्ली और एनसीआर के आसपास ही देख लो, डीएलएफ, यूनिटेक और 2-3 और कंपनियां हैं जिन्होंने लोगों से करोड़ों रुपए लिए और प्लिंथ बनाई, प्लिंथ किसी ने प्लिंथ बनाई, किसी ने वो भी नहीं बनाई, लाखों लोग बैठे हुए हैं, किसी ने 10 लाख दिए थे, किसी ने 50 लाख दिए थे, किसी ने 2 लाख दिए थे, ठीक है ना। वो बहुत बड़ी रिस्क है, लेकिन वहाँ पर क्या है, इजीली आदमी को दिखता है ना, अरे यार यहाँ पर मेरे को बंगला बन के मिलेगा, वो रिस्क है। रियल एस्टेट के मामले में हम लोग जो सोचते हैं एज अ, आपके पास रहने के लिए एक घर अपना होना चाहिए, उस पर भी अगर होम लोन मिलता है तो होम लोन लेना चाहिए, ठीक है। और अगर आप कोई बिजनेसमैन है या कोई व्यापारी है जिसको उसकी दुकान ऑफिस अपनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा रियल एस्टेट सिर्फ सरकार दर दे और कुछ नहीं है, बता रहा हूँ, आप इस चीज़ को एनालाइज करना। फिक्स्ड डिपॉजिट री इन्वेस्टमेंट रिस्क, आपने मैडम ने ना 15 साल पहले एफडी कराई थी एसबीआई में, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 11%, मैडम ने बोला हमेशा मेरे को 11% मिलेगा, मैं तो बहुत खुश रहूँगी और कोई कुछ भी करे। फिर हो गया 9% री इन्वेस्टमेंट हो गई, फिर हो गया 7% री इन्वेस्टमेंट हो गई, अभी पिछले महीने 5% से मैडम री इन्वेस्ट करा के आई है। इंटरेस्ट रेट की भी बहुत बड़ी रिस्क है, लेकिन बैंक एफडी में लिखा नहीं रहता है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट रेट रिस्क। ये देखिए, ये एक शिप है, बहुत ही अच्छा शिप बनाया गया है, इसमें लोग भी घूमते हैं और इसमें माल भी इधर उधर होता है, ठीक है ना, दोनों काम करता है। कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन ये समुद्र के किनारे खड़ा रहेगा तो इसमें कोई रिस्क नहीं है। तो ये क्या, ये हमेशा खड़ा ही रहेगा समुद्र के किनारे, फिर इसके बनाने का मतलब ही नहीं था कुछ भी। ये जब जाएगा समुद्र में, लोगों को घुमाएगा, अपना माल इधर उधर लेके जाएगा, तो ही ये पैसे कमाएगा, उसको बनाया ही उसके लिए गया है। तो इसको पानी में जाने का भी रिस्क है, लेकिन ये जाएगा क्योंकि उसका वो नेचर है, उसको बनाया ही उसके लिए गया है। तो हर चीज में रिस्क इन्वॉल्व है, म्यूचुअल फंड में भी, इक्विटी में भी रिस्क है, लेकिन शॉर्ट टर्म में रिस्क है। मैं बार बार वही बात बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में किसी तरह का रिस्क नहीं है, लेकिन डिक्लेरेशन देना जरूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये देखिए, बस आपको ये 3 काम नहीं करना है, गांधी जी हमको विरासत में देके गए हैं 3 बंदर। अगर आपने म्यूचुअल फंड या इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया है तो रोज सेंसेक्स नहीं देखना है, एक दिन के लिए पैसा नहीं लगाया आपने, कोई हाइपर नहीं होना है, ठीक है ना। न्यूज़ आएगी, अरे रशिया ने ये कर दिया, यूक्रेन ने ये कर दिया, वो आईटी में ये हो गया, ये हो गया, मार्केट गूंधे मुँह गिरेगा, ये होगा वो होगा, सब होता रहेगा। 40 साल में 100 का 60,000 हुआ ना, तो बस अपने को उधर ध्यान देना है। अभी आने वाले टाइम में 2 लाख होने वाला है ना, उस पर ध्यान देना है। हमने 5 साल के लिए पैसा लगाया है, कुछ भी हो जाए कल, हमको क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। और एसेट एलोकेशन जो मैंने बताया, सारे अंडे एक ही बाल्टी में नहीं रखने हैं, हर जगह थोड़ा थोड़ा एसेट एलोकेशन करके रखो, हमेशा हमेशा काम आएगा। हर जगह पर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ये देखिए मैडम, ये मेरे से मैडम वो जो 41 ईयर वाली मैडम, कब शुरू करना है? ये मैडम मैं जगाने ही आया हूँ आज, मैं अलार्म जी। नहीं मैडम, 50 के लिए भी है, 55 के लिए भी है मैडम। मैंने तो 60 के बाद वाला भी बता दिया, हर महीने हम आपको पैसे देंगे 60 के बाद। तो सबके लिए म्यूचुअल फंड, सबके लिए। अच्छा, म्यूचुअल फंड कोई किसी को डिस्काउंट नहीं देता है, बच्चा है तो उसको ½ % ज़्यादा देंगे, या सीनियर सिटीजन है तो ½ % ज़्यादा देंगे, उसके लिए सब यंग है। लेकिन ये वेकअप कॉल है, मैं जगाने आया हूँ आप लोगों को, आप उस चीज़ को समझिए। आप किसी भी तरीके से, कैसे भी करके इक्विटी में, म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश जरूर कीजिए। बस मेरे लिए आज के लिए मेरे पास इतना ही था आप लोगों को बताने के लिए। आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चंस हो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, कुछ प्लीज। मैडम की आवाज बुलंद है, बताइए जी। हो सकता है ना,
बहुत बढ़िया मैडम, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मैडम आपने। फ्रॉड देखिए कौन करता है, बता रहा हूँ, जो आपको गारंटी देता है। मैं बता रहा हूँ, आज से 5-7 साल पहले यूनिटेक लिमिटेड की एक प्राइवेट एफडी चलती थी, ठीक है ना, वो 12% इंटरेस्ट रेट का गारंटी देता था। 12% इंटरेस्ट रेट बॉन्ड बना के देता था, 12% साल का ब्याज दूंगा, 3 साल की एफडी करो, 5 साल की एफडी करो, ठीक है ना। पहले 3 साल हुए, उन्होंने लोगों को ब्याज भी दिया, एफडी मैच्योर भी हुई, लोगों ने वो भी करवाई, उसको रिन्यू भी करा दिया, ठीक है ना। फिर बाद में जब 3 साल हुए, रियल एस्टेट में उसको बहुत बड़ा घाटा पड़ गया, वो भाग गया, ठीक है। अब वो लोगों को पैसे नहीं दे पा रहा है, हाई कोर्ट में केस चल रहा है, कुछ बातें चल रही, जब मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, ठीक है ना। क्यों भागा? उसने ना गारंटी दी कि मैं 12% दूंगा, और वो प्रॉफिट नहीं आया उसको। म्यूचुअल फंड या इक्विटी आपको गारंटी नहीं देता है किसी भी तरह की, 8% दूंगा, 15% दूंगा, नेगेटिव दूंगा, 20% दूंगा, कोई गारंटी नहीं है। म्यूचुअल फंड में वो जितना प्रॉफिट कमाएगा वो आपको शेयर करेगा। आज आप पैसे लगा रहे हो 1 लाख, समझ लो अगले साल मार्केट गिर गया, पूरा साल मार्केट गिरा हुआ रहा, ठीक है ना, सेंसेक्स 55,000 से 50,000 पर आ गया, आपका 10% पैसा गिर गया, 1 लाख की 90,000 वैल्यू है, आप चाहो तो निकाल लो। 1 लाख की वैल्यू 90,000 है, आप चाहो तो निकाल दो, चाहो तो होल्ड करो। आपने 5 साल बाद वो वैल्यू 1,20,000 हो गई, 1,50,000 हो गई, वो भी आपका है, आप चाहो तो निकाल दो। जितना मार्केट बढ़ेगा वो उतने % से बढ़ेगा, जितना मार्केट गिरेगा वो उतने % से गिरेगा। पैसे लेकर भाग नहीं सकता है, क्योंकि उसके ऊपर रेगुलेटरी है। रेगुलेटर कौन है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जी 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 जी। कोई बैंक, मैं बता रहा हूं आपको, बैंक की जो एफडी की बात कर रहे हो ना, बैंक के ऊपर अथॉरिटी है आरबीआई। हाँ जी जी जी, वो स्टॉक्स में डालते हैं ना मैडम। हाँ, तो वही जितना जितना स्टॉक्स उसका बढ़ेगा उतने % से आपको रिटर्न देगा। मैं आपकी बात समझ रहा हूं मैडम। उसका कोई एक स्टॉक अगर बैंक करप्ट हो गया, जैसे मैंने आपको एक पोर्टफोलियो दिखाया था, जैसे मैंने आपको आईसीआईसी म्यूचुअल फंड का एक पोर्टफोलियो दिखाया, उसने एलएनटी भी खरीदा हुआ था, कोटक महिंद्रा बैंक भी खरीदा हुआ था। कल को समझ लो कोटक महिंद्रा बैंक करप्ट हो गया, ठीक है ना, लॉस हो गया, तो कोटक महिंद्रा का स्टॉक प्राइस 400 रुपये है, वो 100 रुपये हो गया, ठीक है ना, 50 रुपये हो गया। जैसे जेट एयरवेज ले लेते हैं, लाइव एग्जाम्पल, ठीक है ना, जेट एयरवेज 500-600 रुपये का था जी। नहीं, वो समझ रही है, फंड ही फ्रॉड, फंड नहीं हो सकता है ना मैडम, फंड बंद नहीं होता है। आज तक क्या हुआ है मैं बता रहा हूँ आपको, कोई फंड बंद नहीं हुआ है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, फ्रैंकलिन इंडिया का डेट फंड में, डेट म्यूचुअल फंड में उसकी 2-3 स्कीमों में कोविड टाइम में प्रॉब्लम आई, उसके वोडाफोन आइडिया और जी के उसके पेपर्स दिए हुए थे जो करप्ट हो गए, ठीक है। इस वजह से उसको 20-30% का लॉस पड़ा, और सब लोग इकट्ठे पैसे निकालने आए, तो 3 महीने के लिए सेबी से परमिशन लेके उसने 3 महीने के लिए स्कीमें बंद कर दी। 3 महीने बाद वापस चालू कर दी। जो भी करंट वैल्यू थी, लोगों को भले 1,90,000 मिले, लेकिन पैसे वापस मिले, क्योंकि उसमें उसकी स्कीम में घाटा हुआ, ठीक है ना। तो ये घाटा फायदा चलता रहेगा। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड आज भी है, आज भी उसकी स्कीमें चल रही है, इक्विटी भी चल रही है, और उसकी 20-20 साल पुरानी इक्विटी स्कीम है जो 20-20% का रिटर्न भी दे रही है आज भी, ठीक है ना। बहुत सारी कंपनियां इंडिया में काम बंद करना चाहती है, जैसे आईएनजी वेश्या म्यूचुअल फंड हुआ करता था जब मैं काम करता 2005 में, उसने बोला मेरे को इंडिया में काम नहीं करना है, तो उसको टेक ओवर कर दिया आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड ने। आईएनजी वेश्या म्यूचुअल फंड की सारी स्कीमें आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड के आपके पास आ गई, उसका बस नाम, जैसे आईएनजी वेश्या क्लासिक फंड था तो आदित्य बिरला क्लासिक फंड हो गया उसका नाम, और वो आज भी चल रही है। लोगों के जो पैसे जमा थे, जिस लेवल से बढ़ रहे थे वो बढ़, इस तरह से टेक ओवर हो सकता है बाकी। और दूसरा, आप किसी नहीं, इस तरह से कोई कंपनी म्यूचुअल फंड भाग ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास रीजन ही नहीं है भागने का। उसको नुकसान हुआ तो एनएवी गिरा देगा, आपकी फंड वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन भागने का रीजन नहीं है ना उसके पास। और सेबी से परमिट, और सेबी जो है बहुत बड़ा रेगुलेटर है, एक एक चीज की उनको वहां पर देनी। कोई भी नया फंड लाएगा ना, तो उसको कहाँ पैसे, जैसे मल्टी कैप फंड है, तो मल्टी कैप फंड में उसको 25% लार्ज के, 25% मिड के, 25% स्मॉल के भी कंपल्सरी रखना है। 5-10% इधर उधर करेगा तो सेबी से लेटर आ जाएगा उसके पास। वैसे मैंने बताया किसी भी एक कंपनी में वो 10% से ज़्यादा स्टॉक नहीं खरीदेगा।
एक ही है CAGR। हम लोग म्यूचुअल फंड में CAGR बोलते हैं, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न, एनुअलाइज कंपाउंडेड। जैसे मैं आपको इसमें फंड में दिखाया 16%, तो 16% ईयरली कंपाउंडेड रिटर्न दिया उसने हर साल। उसको वो चक्रवर्ती ब्याज बोलते हैं ना, कंपाउंडेड। ऐसे जैसे एक साल में 1 लाख के 1,16,000 हो गए, फिर अब वो 1,16,000 पर 16% देगा जी। वो XIRR और CAGR दो अलग अलग तरीके होते हैं। XIRR डॉट टू डॉट पर डे का रिटर्न होता है और CAGR ईयरली रिटर्न होता है, ठीक है ना। तो बात एक ही पड़ती है। हम जनरली ईयरली रिटर्न देखें तो ज़्यादा सही रहेगा, CAGR देखा कीजिए, जनरली रहेगा, ठीक है। मेरा ये सारे मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह यहाँ पर है। मैं व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल हूँ, मेरा मेल ID भी है, फेसबुक ट्विटर सब जगह अवेलेबल हूँ। आपको कुछ भी लगता है, अगर आप ये मेरा व्हाट्सएप नंबर अगर सेव करके मुझे एक मैसेज कर देंगे तो मेरे आज का ये प्रेजेंटेशन और मेरी कुछ बुकलेट्स भी है, मैं वो भी आपको भेज दूंगा अगर आप ये सेव करके मुझे कुछ व्हाट्सएप कर देंगे तो। और कुछ भी आपके मन में क्वेरी हो तो प्लीज़ बता सकते हैं।